एक जेनजी कैसे सोचता है पैसे के बारे में, सेविंग्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में? जेनजी क्या है, आज के दिन उसको एक एक्सपीरियंस भी चाहिए, पर एट द सेम टाइम वो उस मनी को एंजॉय भी करना चाहता है और इन्वेस्ट भी करना चाहता है। बीच की कुछ एक रूट ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ये कहना कि भैया जेनजी इन्वेस्टमेंट नहीं सीखते, ये तो बिल्कुल गलत थीसिस हो गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप अ यंगस्टर 22 ईयर ओल्ड शुड टेक? या सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। इनिशियल स्टेज पे एसआईपी बहुत ज़्यादा करना भी गलत हो गया। आप खुद पे वर्क करो, सबसे हाईएस्ट रिटर्न्स आपको। तो ऐसा क्या ट्रेंड आप देख रहे हो कि जिस वजह से लोग क्रेडिट कार्ड को अननेसेसरली जो है यूज़ कर रहे हैं अपने खर्चों के लिए? अगर मंथली इनकम है 1 लाख रुपए, 30,000 रुपये का क्रेडिट कार्ड यूज़ करो, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। अब 1 लाख की इनकम पे 2 लाख का क्रेडिट कार्ड यूज़ करोगे, परेशान हो जाओगे। अचानक से अभी रिसेंटली गोल्ड सिल्वर को बहुत तवज्जो मिला लोगों के पोर्टफोलियो में। तो ये जो एसेट क्लास है, अगर इसको किसी को प्ले करना है आज अपने जेनजीज को, वो क्या ध्यान रखें? गोल्ड सिल्वर में अगर आप अपने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए 15% का निवेश कर रहे हो, बेहतर से बेहतरीन आप एसआईपी करिए, मस्त रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप सट्टा मार रहे हो तो भाई उसकी मेरी कोई गारंटी नहीं है। घर लेने का कोई आपका कोई मापदंड है कि इतनी एज पे पूछ भी कौन रहा है यार? मेरे को इंटरनेट ने मेरे को बदनाम किया हुआ है कि मैं घर के अगेंस्ट था। आज का पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि जो मेरे गेस्ट हैं वो मेरे दोस्त भी हैं, छोटे भाई की तरह भी हैं और एक यूथ फाइनेंस आइकॉन है। लोग उनको बहुत प्रेम करते हैं, पसंद करते हैं। ऑलमोस्ट पिछले 7 साल से कंसिस्टेंटली कंटेंट बना रहे हैं फाइनेंस के ऊपर, चाहे ट्रेडिंग हो, इन्वेस्टिंग हो, स्टॉक पिकिंग हो, माइंडसेट हो, सब चीज़ों के बारे में उन्होंने बहुत सारी बात की है। डिटेल्ड वीडियोस बनाई हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें बताई हैं जिसके लोग पैसे लेते हैं उसको फ्री में बता दिया है। एंड उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक जेनजी लेवल से आती है। ऑब्वियसली मैं एक मिलेनियल हूं, वो एक जेनजी हैं, तो आज जो मैंने उनके साथ चर्चा करी है वो जेनजीज के अराउंड बहुत करी है। और मैं बात कर रहा हूं अनंत लड्ढा की। और अनंत का आप जानते हैं बहुत मैसिव सोशल फॉलोइंग है, 7 मिलियन से ज्यादा उनके टोटल सब्सक्राइबर्स हैं। और उन्होंने जो ये सब्सक्राइबर बेस बनाया है पिछले 6-7 साल की मेहनत में बनाया है। आज की जो हमारी चर्चा रही है वो रही है अराउंड कि जेनजी जो है वो मनी को लेके कैसे सोचते हैं, क्या रूल्स उनको फॉलो करने चाहिए अगर उनको भी फाइनेंशियली फ्री होना है, किस तरीके से निवेश करना चाहिए, निवेश की लेयरिंग क्या होगी, म्यूचुअल फंड्स पहले करें, एफएनओ पहले करें, स्विंग ट्रेडिंग पहले करें, या कोई एक ऑर्डर है जिसके थ्रू वो कर सकते हैं उन सारी चीजों को। उधार लेते हुए किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, घर लेते हुए किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किसके लिए घर एक लायबिलिटी और किसके लिए घर एक एसेट है, और आज की जनरेशन जब घर लेती है तो एक्चुअली उनके माइंड में क्या चलता है, इन सब के बारे में हमने चर्चा की। इसके अलावा अगर आप फाइनेंस में करियर भी बनाना चाहते हैं तो क्या ऑप्शंस है जिनके थ्रू आप करियर बना सकते हैं फाइनेंस में, वो कितने रिवॉर्डिंग है, कितना पैसा बन सकता है, और ये मार्केट कितनी बड़ी हो सकती है, आगे आने वाला समय इंडिया के लिए कैसा होने वाला है, अनंत के फेवरेट इन्वेस्टर्स कौन से हैं, उनकी बुक्स कैसी हैं, और क्योंकि वो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहां उनके फादर और उनके ग्रैंडफादर दोनों फाइनेंशियल मार्केट्स को बिलोंग करते हैं, तो आज उनके घर में फाइनेंशियल डिसीजंस ले कौन रहा है, ये सारे राज हमने खोले हैं आज के पॉडकास्ट में। तो एक बहुत मजेदार चर्चा है, एक कैंडिड टॉक है अनंत के साथ जिसमें हमने ये सारी चीजें अनकवर की। तो आप इस एपिसोड को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको पता चलेगा कि आज की जेनजी का माइंडसेट कैसे चलता है। और हाँ, आप में से अभी तक सिर्फ 6% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाओ, घंटी दबाओ, ताकि ऐसे एपिसोड आपसे मिस ना हो। चलिए मिलते हैं अनंत से। थैंक यू अनंत, आपने टाइम निकाला और आज संजय कथुरिया पॉडकास्ट पे आप आए हो। और अब मैं ना आपसे स्टार्ट ऐसे करना चाहता हूँ कि मैं जब पैसे की बात करता हूँ तो मैं मिलेनियल के एंगल से करता हूँ। मैं 40s में हूँ, आप अभी 30s में एंटर हुए हो, और आप पैसे की बात कर रहे हो 2020 से पब्लिकली थ्रू इंटरनेट। और एक जेनजी कैसे सोचता है पैसे के बारे में, सेविंग्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, और क्या उसके लिए प्रायोरिटी है लाइफ में? इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी है, खर्चा करना प्रायोरिटी है, एक्सपीरियंस प्रायोरिटी है, व्हाट इज द प्रायोरिटी, और कैसे सोच रहा है जेनजी पैसे को लेकर? यार ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिफरेंट क्वेश्चन है, बिकॉज जेन जी कैसे सोच रहा है वो तो मैं बता सकता हूँ, बट मिलेनियल की आप ज़्यादा बता पाओगे। बट मेरे को एक कुछ डिफरेंस दिखते हैं, वहाँ से स्टार्ट करते हैं बात। जेन जी क्या है, आज के दिन उसको एक एक्सपीरियंस भी चाहिए, पर एट द सेम टाइम वो उस मनी को एंजॉय भी करना चाहता है और इन्वेस्ट भी करना चाहता है। वो बीच की कुछ एक रूट ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अब वो एंजॉय क्यों करना चाहता है, उसका बहुत सिंपल सा कारण है, वो है इंस्टाग्राम। कि भाई हम जो देखते हैं वो हमारा माइंडसेट बनता है। हम लोग क्या देखते हैं इंस्टाग्राम पे कि यार हमने एक अच्छी वेकेशन करी, यू लिव ओनली वंस। फिर हमें पता चलता है कि कोविड की सिचुएशन आती है जिसमें पता चलता है कि हमारे कुछ दोस्त इस दुनिया में नहीं रहे। फिर रियलाइज होता है कि यार हम आज नहीं घूमे, हम सिर्फ बचाते रह गए, तो 30 साल बाद करेंगे क्या उस पैसे का अगर हम है ही नहीं इस दुनिया में? तो
वहां पे एक ट्रिगर होता है कि हमें अपने पैसे को एंजॉय भी करना है। पर एट द सेम टाइम इन्वेस्टमेंट, ये कहना कि भैया जेनजी इन्वेस्टमेंट नहीं सीखते, ये तो बिल्कुल गलत थीसिस हो गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम जब डेटा देखते हैं, डेटा में पता चलता है जो नई एसआईपीज आ रही है, नया इन्वेस्टमेंट आ रहा है, नया ट्रेडिंग अकाउंट आ रहा है, मैक्सिमम कौन सी एज से आ रहा है? वही जो आज के दिन जेनजी है, 25 से 30, 33, 34 वाले लोग सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट पे। सो वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, पर एट द सेम टाइम वो एक्सपीरियंस को भी इंजॉय करना चाहते हैं। मार्केट्स को हम एक मैच्योर्ड मार्केट की तरह देखते हैं, जबकि मैं अगर आप लोगों की जनरेशन की बात करूं, उस समय बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज थी। एक एग्जांपल से समझते हैं, सपोज करते हैं यहाँ पे एक सॉकेट है, सॉकेट में से करंट आ रहा है। अगर करंट आ रहा है और करंट में आपने पहली बार हाथ लगाया तो आपको डर लग रहा है, तो आपके मन में एक डर बैठ गया। इसी की जगह पे हम गेन की बात करते हैं। आपने नई गाड़ी ली, आपको बहुत अच्छा लगा, सपोज करते हैं आपने मर्सिडीज जीएलए ली, आपको मजा आ गया। अगर वो आप सेम गाड़ी 1 महीने बाद लोगे, क्या आपको सेम मजा आएगा? ऑब्वियसली नॉट। हम 2 महीने बाद वापस आपने जीएलए ले ली, तीसरी बार आपकी वही मर्सिडीज आ रही है, वो फील रहेगी नहीं। मतलब जो मेरे को गेन हो रहा है, जो प्लेजर मिलता है, सेम प्लेजर मुझे अगर बार बार मिल रहा है, तो जो प्लेजर का क्वांटम ऑफ सेटिस्फैक्शन मुझे मिल रहा है, आम आदमी को मिल रहा है, वो कम होता जा रहा है। मतलब जो सेम अमाउंट ऑफ गेन, अगर मैंने एक बार 1 लाख का गेन किया, दूसरी बार वो 1 लाख के गेन में वो किक नहीं मिलेगी। अब इसको रिवर्स करते हैं। अभी हमारी बात हुई थी सॉकेट में से करंट आ रहा है, एक बार करंट आया, आपने हाथ लगाया, आपको डर लगा, फियर आया। दूसरी बार आप हाथ लगाओगे तो नहीं, डर बढ़ रहा है। तीसरी बार हाथ लगाओगे तो बोलोगे कि भाई तू भी मत लगाना, बैंड बज रही है वहां पे, उसको सही करते हैं। चौथी बार हाथ लगाना हो, वही डर को फेस करना हो तो और डर लगेगा। तो डर हर एक एक्सपीरियंस के साथ बढ़ता है और प्लेजर हर एक एक्सपीरियंस के साथ कम होता है, इवन अगर वो एक्सपीरियंस सेम भी है तो। इसका कंक्लूजन ये होता है कि जो हमारी जनरेशन पहले वाली थी, जैसे आपकी वाली जनरेशन, हमारे पापा जी दादाजी वाली जनरेशन, उनके साथ क्या हो रहा था, बैड एक्सपीरियंसेस हुए थे स्टॉक मार्केट को रिलेटेड। 90s में हमारे दादाजी बताते हैं कि शेयर सर्टिफिकेट घूम जाते थे, शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर हो चुके हैं, पता चला किसी ने बीच में गफला कर गया, बैड डिलीवरीज हो जाती थी। बीच में पता चलता था कि जो रेट हमें ब्रोकर बता रहा है, जो हमारा जयपुर वाला कोटा वाला ब्रोकर बता रहा है, जो वर्सेस जो रेट एक्चुअली पंच हो रही है मुंबई में, वो उसमें बहुत डिफरेंस है। अगर हमें बाय करना है तो सबसे हाई रेट पे बाय होगा, अगर सेल करना है तो सबसे लो रेट पे सेल होगा। लोग जब आईपीओस में लगाते थे पैसा, तो आईपीओस में ए राम, बी राम, सी राम, डी राम करते करते सारे के सारे राम लगा लेते थे। एक ही घर से हजार एप्लीकेशंस लग जाती थी जिसके पास पैसा होता था। तो एक्चुअल आदमी कमा नहीं पा रहा था, उनके साथ बहुत सारे बैड एक्सपीरियंसेस थे। जो कंप्लायंस अथॉरिटीज थी उतनी मेच्योर्ड नहीं थी, मार्केट्स मेच्योर्ड नहीं थे, लिक्विडिटी नहीं थी, ऑपरेटर गेम बहुत ज्यादा होता था, 2 कार्टल्स होते थे, हमने हर्षद मेहता की सीरीज में भी देखा, बियर कार्टल, बुल कार्टल। तो वो एक्सपीरियंसेस बैड थे। एक बार बैड एक्सपीरियंस के कारण हम उस मार्केट में बहुत जल्दी अडॉप्ट नहीं करते। हमें लगता है कि यार अभी भी हमें सेम पेन हुआ तो क्या होगा, सॉकेट में हाथ लगाया, अभी भी सॉकेट ठीक नहीं हुआ तो क्या हुआ। बट तब तक सॉकेट की टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, जो वायर वाली टेक्नोलॉजी थी वो खत्म हो चुकी है, वो पूरा एकदम पैकेट में पैक हो चुका है, अब वो डर नहीं रहा है। तो हमारी जनरेशन ने कभी वो डर फेस नहीं किया है। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते वक्त, ट्रेड करते वक्त, शेयर बाय करते वक्त हमें वो डर नहीं रहता जो हमारे से पहले वाली जनरेशन को था। जो एक थोड़ा सा मेंटल ब्लॉक था वो हट रहा है। ये मेंटल ब्लॉक हटने की वजह से ही आई थिंक जो हमारी वाली जनरेशन है थोड़ा सा कई बार एक्स्ट्रा रिस्क भी ले लेती है। भाई क्रिप्टो में कर लेते हैं, हम थोड़ा एक्स्ट्रा मनी चाहते हैं, थोड़ा क्विक मनी चाहते हैं, थोड़ा सा चाहते हैं कि हमें को मेरे को लॉस हो तो चलेगा, बट साला बाजू वाले को प्रॉफिट हुआ तो उसमें और डर होता है, वो हमें फोमो मार देता है। राइट, तो ये कुछ साइकोलॉजिकल बेसिक डिफरेंसेस है जो 2 जनरेशंस में आपको मिल जाएंगे। मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरे फादर बहुत टाइम से इन्वेस्ट करते हैं, बाय करते हैं शेयर्स, और उन्होंने ना US 64 जो पहला म्यूचुअल फंड था यूटीआई का, हाँ, वो खरीदा था जब उन्होंने जॉब वॉब स्टार्ट किया, एंड फिर वो बहुत बड़ा फियास्को हुआ, बहुत इशू हुआ। उसके बाद से लेके ऑलमोस्ट 2017-18 तक उन्होंने लाइफ में कभी म्यूचुअल फंड नहीं खरीदा। तो वही वो सॉकेट वाला जो उनके डर बैठ गया था माइंड में कि भाई कोई म्यूचुअल फंड्स में गई डर बैठ गया। हाँ, बट उनको लगता था मैं अगर कोई कंपनी का शेयर ले लूंगा तो वो मेरे कंट्रोल में है, एटलीस्ट मैं जानता हूँ कंपनी क्या कर रही है। जबकि आज हम कहते हैं, उल्टा कहते हैं कि आप म्यूचुअल फंड ले लो, वो आपको ज्यादा अच्छे रिटर्न्स बना के देता है। देखिए, जब आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी तो व्हाट वाज द एज व्हेन यू स्टार्टेड इन्वेस्टमेंट्स? यार मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी थी 2013-14 में, जब मैं इंटर्नशिप में था। बिकॉज मैं मुंबई में था, छोटे शहर से गया था, और हमेशा मेरे को बचपन से एक्सपीरियंस रहा था, हमारी 3rd जनरेशन टू मार्केट से। तो मैंने हमेशा ट्रेडिंग, मैंने कार्टून नेटवर्क की जगह CNBC चलता था घर पे, तो देखा वो था, तो वो मतलब CN कॉमन था। तो मतलब मार्केट्स का थोड़ा सा अनड्यू एडवांटेज था मुझे। अगर मैं ये बोलूं कि यार फैमिली के एडवांटेज की वजह से मुझे एडवांटेज नहीं हुआ, तो वो गलत बात होगी। जो मेरे पापा ने, दादाजी ने मेरे पे मेहनत करी है, जो उन्होंने मेरे पे परिश्रम किया है, जो मेरे को गाइडेंस दी है, मेरे को समझाया, सिखाया और इंप्रूव करवाया है, उसके लिए वो जस्टिफाई नहीं होगा मैं बोलूं कि मुझे अनड्यू एडवांटेज नहीं मिला। श्योर, हमेशा मार्केट्स की बातें, मतलब आप समझो मैंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी थी 2010 में, जब मैं 10th क्लास में था। अब 10th क्लास में कौन सा बच्चा पढ़ता है? मूड माई चीज वो पढ़ी थी 2009 में।
वन मिनट मैनेजर पढ़ी थी 2007-8 में, तो बहुत पहले एक्सेस मिल गया था जहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग, मनी मैनेजमेंट, टीम बिल्डिंग, इन सब पे हम लोग रेगुलरली बुक्स पढ़ते थे और हमें लोग को वो एक्सपोजर मिल पा रहा था। तो उसकी वजह से एक्सपोजर था। जब मैं मुंबई गया तो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज बढ़ी, खर्चे बढ़े, पार्टीज बढ़ी, तो वहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट किया था। और सर्कल भी वैसा था मुंबई में, अगर आप लोकल में बैठते हो तो लोकल में बात होती है मार्केट्स की, कि भैया कैसा लग रहा है मार्केट, आज क्या बढ़ेगा। तो वो सारी चीजें जब हम सुनते थे, उस एनवायरमेंट में रहते थे, थोड़ा ट्रेड करना स्टार्ट कर देता था। एक्सपोजर थोड़ा जल्दी हो गया था। इनिशियल एक्सपोजर थोड़ा सा खराब रहा था, अच्छा रहा था पहले तो बहुत, फिर थोड़ा सा फंसे थे, फिर इवेंचुअली सेटल डाउन हो चुका था। जब घर पे आए वापस से, फिर प्रॉपर गाइडेंस में स्टार्ट किया था 2016-17 में। तो आज अगर हम एक 21-22 ईयर ओल्ड का एग्जाम्पल लेते हैं, पढ़ाई पूरी कर ली है, जॉब लग गया है, लेट्स से 30-35 हज़ार रुपए पर मंथ के आसपास वो स्टार्ट कर रहा है अपना करियर, तो आज उसको पैसे को लेके अपना पहला स्टेप क्या लेना चाहिए? किसको फॉलो करना चाहिए? पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए? व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप अ यंगस्टर 22 ईयर ओल्ड शुड टेक? या सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस लेने के बाद खुद पे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना चाहिए। आई थिंक आपको एसआईपी करना और स्टॉक मार्केट में ये सब पे पूरा जीवन बचा है। अगर आप 30-35 हज़ार कमा रहे हो तो अभी आपके स्किल्स में इंप्रूवमेंट का स्कोप है। आप अपने स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो, बेटर हो सकते हो। अगर आपने अपना बेस इफेक्ट बढ़ा लिया, मतलब अगर मैं महीने के 30 हज़ार कमा रहा हूँ वर्सेस मैं महीने के 3 लाख कमा रहा हूँ, जितना मैं 30 हज़ार में सेव कर पाऊंगा वितना तो शायद मैं पर डे सेव कर पाऊंगा अगर मैं 3 लाख कमा रहा हूँ। तो जो बेस इफेक्ट बढ़ाने वाला मेथड है, उसके लिए आपको अपने पे काम करना पड़ेगा। कोई एसआईपी आपका बेस इफेक्ट नहीं बढ़ाने वाली। अगर आप 3,000 रुपए की एसआईपी करोगे तो आपका कंपाउंडिंग 3,000 रुपए के हिसाब से होगा। अगर आप 3 लाख रुपए कमा रहे हो और 2.5 लाख रुपए की एसआईपी कर पा रहे हो, क्योंकि 50,000 का खर्चा है, तो आपकी कंपाउंडिंग 2.5 लाख पे होगी। तो वो कंपाउंडिंग इफेक्ट बढ़ाने के लिए मैं कहता हूँ कि अगर इनिशियल स्टेज पे एसआईपी बहुत ज्यादा करना भी गलत हो गया। आप खुद पे वर्क करो। उसके बाद भी आपको लगता है कि यार मेरे पास खुद के पे वर्क करने के बाद भी थोड़ा सा पैसा है जो मैं एक्सपीरियंस लेने के लिए, क्योंकि फर्स्ट स्टेप लेना बहुत डिफिकल्ट होगा। 500, 1000, 2000, 5000 की एसआईपी कर सकता हूं तो आप बिल्कुल करिए, वरना खुद के स्किल पे काम करिए। अगर सबसे हाईएस्ट रिटर्न्स आपको आपका खुद का स्किल देगा तो उस पर फोकस करो ना। स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है, बेस इफेक्ट बढ़ाओ, क्योंकि अगर आप 30,000 पे हो तो आपकी कैपेसिटी इससे ज्यादा है, ये आपको भी पता है। अभी आप नहीं कर पा रहे, हो सकता है आपकी फैमिली सिचुएशन ऐसी हो सकता है आपकी अपब्रिंगिंग में आपको बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिला हो, बिकॉज आप एक छोटी सिटी से आते हो सकता है कि आपके जो स्टडीज थे आप उसमें बहुत अच्छे नहीं थे, पर आपकी स्किल्स में अच्छे हो, तो वो स्किल्स की आपको रेपुटेशन मिलना, स्किल्स की आपको जॉब में जंप मिलने में भी टाइम है। तो अपने स्किल्स को इंप्रूव करो, जंप लो, फिर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना। बट हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस बेसिक्स तो लेके रखो, ताकि आप प्रोटेक्टेड रहो, फैमिली प्रोटेक्टेड रहे। 95% ऑफ इंडियंस आर जस्ट वन बिल अवे फ्रॉम देयर बैंक्रप्सी। तो ऐसा नहीं हो कि आपने खुद के स्किल करते रहे और जब एक्चुअली रिटर्न का समय आया, कोई एक एक्सीडेंट हो गया और पता चले कि उस एक्सीडेंट में आपके स्किल की सारी ऐसी तैसी हो गई और आप कुछ कर ही नहीं पा रहे इन द सेंस कि आप इतने बर्डन में, डेट में आ चुके हो। जब आप हॉस्पिटल में होते हो ना, आप कुछ नहीं देखते, आप ही देखते हो कि भाई मेरी जान बचनी चाहिए, मेरे रिलेटिव की जान बचनी चाहिए। पैसा कितना लग रहा है वो बहुत सेकेंडरी मैटर होता है। हम लोन लेने को, घर तोड़ने के लिए, हमारी ज्वेलरी बेचने के लिए, हमारे घर के हर एक चीज दाव पे लगाने के लिए रेडी रहते हैं जब हमारे किसी घर वाले की जान दाव पे आती है। क्योंकि उस समय आप सब कुछ करने के लिए रेडी हो भाई साहब, तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन स्क्रू अप होना वहां पे स्टार्ट होती है। आप पर्सनल लोन लेते हो 2.5%, 3% पर मंथ पे, आप ट्रैप में फंसते जा रहे हो। फिर उस ट्रैप से निकलना, क्रेडिट कार्ड हमें मिल जाते हैं, क्रेडिट कार्ड स्वाइप मार दिया, एक बार स्वाइप मारा, बहुत आसान है। जब रिपेमेंट करने की बात आती है तो हम फंसते जाते हैं। इसलिए हेल्थ और टर्म लेके रखो, बाकी तो ठीक है, आप अपने स्किल पे फोकस करो। अनंत, आपने क्रेडिट कार्ड की बात करी और अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 25,000 रुपए एवरेज क्रेडिट कार्ड डेट हो चुका है। मतलब आज 25,000 का हम पे सब पे उधार चल रहा है एक तरीके से, और लोग समझते नहीं है उसका 42% का सालाना ब्याज लगता है। मैसिव कंपाउंडिंग आपके अगेंस्ट काम कर रही होती है। तो ऐसा क्या ट्रेंड आप देख रहे हो कि जिस वजह से लोग क्रेडिट कार्ड को अननेसेसरली जो है यूज कर रहे हैं अपने खर्चों के लिए? यार आई थिंक इसमें सबसे मेन तो ईज ऑफ एक्सेस हो चुका है। आज के दिन हमें बहुत सारी मोबाइल ऐप्स आ गई जो पर्सनल लोन दे देती है। मैं तो कहता हूँ क्रेडिट कार्ड से भी खराब वो पर्सनल लोन ऐप वाली ऐप है, जो 1 मिनट में आपको 1 लाख रुपए दे देती है और फिर आपकी जीवन का सत्यानाश करने के पीछे पड़ जाती है। मतलब उन ऐप्स के अगेंस्ट में आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, बट रेगुलेशन होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए अलाउड। अगर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अलाउ नहीं कर रही तो अननेसेसरी आपने लोन दे कैसे दिया? अब दे दिया तो फिर आपने पर्सनल आदमी भेज दिया, उससे रिकवरी के लिए लगा दी एजेंट, उसके पीछे उसका परिवार के सामने उसकी इंसल्ट हो रही है, उसके फाइनेंशियल कंडीशन को आप देख ही नहीं रहे, आपने तो बस दे दिया 1 लाख, उसने भी 1 लाख ले लिया बिकॉज जरूरत थी। तो ये बहुत मैस हो चुका है। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, सब प्राइम क्राइसिस, जो यूएस से स्टार्ट हुआ था। यूएस में प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी बिकती जा रही थी और प्रॉपर्टी की प्राइस जो बेस थी, वो बेस प्रॉपर्टी की प्राइस टूट गई तो पूरा का पूरा बबल बस्ट हो चुका था और ये एकदम मैस हो गया था। इंडिया में
इसलिए बच चुका था क्योंकि एक तो इंडियन वुमेन के पास बहुत ज्यादा सोना था, क्योंकि उनके पास सोना था, सोना अप्रिशिएट हो रहा था। सेकंड, इंडियन हाउस होल्ड का डेट बहुत कम था, क्योंकि उनके पास डेट ट्रैप नहीं था, बहुत ज्यादा हम लोग डेट ले नहीं रहते उस समय पे, इसलिए हम लोग इंडिया सबसे पहले रिकवर हुआ था और सबसे शानदार तरीके से इकोनॉमी बाउंस बैक हुई थी। आज अगर सेम सिचुएशन हो जाए तो मुझे नहीं पता कि क्या इंडिया इतनी स्ट्रांगली रिकवर हो पाएगा क्या, अगर ऐसा कुछ बबल बर्स्ट हो जाता है, बिकॉज लोन का एक्सेस ईज हो गया है। मैं कहता हूं क्रेडिट कार्ड इज अ ब्यूटीफुल टूल, आपको बहुत पॉइंट्स देगा, बहुत रिवॉर्ड्स देगा, फ्री फ्लाइट्स, होटल सब देगा, इफ यू डोंट नीड इट। अगर आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बहुत अच्छा है। अगर आपको उसकी रिक्वायरमेंट है और उसके ऊपर आप डिपेंडेंट हो तो आप फंसते जा रहे हो। कभी आपको अपने क्रेडिट कार्ड का 25% से ज्यादा यूटिलाइज नहीं करना, 10 लाख की लिमिटेड 2.5 लाख से ऊपर नहीं जाना। अगर आपकी क्रेडिट कभी आपने 2.5 लाख से ऊपर कर दिया है, जब वो ड्यू हो रहा है उससे पहले पे कर देना है, ताकि वो जब साइकिल का बिल बने तब वो आपका 25% से नीचे रहे और आपका सिबिल स्कोर खराब नहीं हो। एंड फाइनली, जब भी आप ले रहे हो, अगर आपकी मंथली इनकम है 3 लाख रुपए, 1 लाख रुपए का यूज करो क्रेडिट कार्ड। अगर मंथली इनकम है 1 लाख रुपए, 30,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड यूज करो, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। अब 1 लाख की इनकम पे 2 लाख का क्रेडिट कार्ड यूज करोगे, परेशान हो जाओगे। अगर 2 लाख का है भी तो मैक्सिमम विड्रॉ आपको 30% ऑफ योर मंथली इनकम से ज्यादा नहीं करना है। तो क्रेडिट कार्ड के आपने कुछ रूल्स बताए, इसी तरीके से अगर एक जेनजी को आज अपने रूल्स सेट करने हैं कि मैं कितना उधार लूं, कितना मैं खर्च कर सकता हूं, क्या मैं वो नया आईफोन 17 प्रो मैक्स ऑरेंज कलर वाला ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं, ट्रैवल पे खर्च कर सकता हूं, बिकॉज अब मैं कहीं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि पर्सनल लोन की जो सबसे ज्यादा ग्रोथ कैटेगरी है इस टाइम पे वो ट्रैवल लोन्स है, कि लोग लोन लेके ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब कोई भी टेंजिबल चीज नहीं क्रिएट कर रहे। तो अगर हम मना तो कर नहीं सकते कि आप मत कीजिए, तो क्या वो रूल्स फॉलो करने चाहिए, कितनी ईएमआई होनी चाहिए, कितने परसेंटेज तक मेंटेन रखना चाहिए, क्या रेशियोज रखे इंसान? यार भैया, कोविड के बाद क्या हुआ है, एक तो धर्मस्थल पे और एक ट्रैवल की है, ये बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसेस लोगों ने बढ़ा दिए कि यार हमें पता नहीं हमारा किस दिन आखिरी दिन हो जाए, हमारे 100 साल किस दिन पूरे हो नहीं पता। अगर हमें राधा वल्लभ जी के दर्शन करने हैं, राधा रमन जी के दर्शन करने हैं, श्री राम जन्मभूमि पे जाना है, दर्शन करने हैं, लोग कहते हैं चलो आज। दूसरा कहते हैं भाई अगर मेरे को ट्रैवल करना है, न्यूजीलैंड पे जाके स्काई डाइविंग करनी है टपाऊ में, तो मैं आज ही कर रहा हूँ, क्योंकि कल हो ना हो। हमें वही समझाया जा रहा है मूवीज के थ्रू। सो ये दो जगह पे हम लोगों ने स्पेशली फोकस करना स्टार्ट कर दिया है। मैं कहता हूँ दोनों जगह फोकस करना अच्छा है, प्रोवाइडेड यू कैन प्लान फॉर इट। अगर आपको ट्रैवल वेकेशन पे जाना है, उतना पैसा आपके पास होना चाहिए, उसके लिए आपको लोन नहीं लेना है। अगर आपको लगता है कि आपकी ट्रैवल के लिए आपको 4 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, तो प्लान फॉर इट। हो सकता है आप इमीडिएटली नहीं जा पाओ, 1 साल बाद जा पाओ। हमेशा आपको विदाउट लोन ट्रैवल पे जाना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब वो सबके लिए डिफरेंट हो सकता है। आपका अगर 100 रुपए कमा रहे हो तो उसके आपके डिफरेंट बकेट्स होते हैं जिसमें आप डालते हो। 25 रुपए आप अपने रिटायरमेंट के लिए डालते हो, 25 रुपए आप अपने डेली यूटिलिटीज के लिए डालते हो, 25 रुपए आप अपने एस्पिरेशन गोल्स के लिए डालते हो, आपका घर गाड़ी, और बाकी 25% डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हो। आपका कोई बच्चा हो चुका है तो बच्चे की एजुकेशन के लिए डाल दोगे, बच्चा नहीं हुआ है, आपकी वेकेशन है तो वेकेशन के लिए डाल दोगे, आप अपने मम्मी पापा को कुछ गिफ्ट करना चाहते हो महंगा, वाइफ को गिफ्ट करना चाहते हो, हस्बैंड को गिफ्ट करना चाहते हो, उसके लिए डाल दोगे। तो ये डिपेंड करेगा आपका क्या एलोकेशन चल रहा है लाइफ में। हो सकता है कभी कभी आपको 25% ऑफ योर मंथली इनकम भी टुवर्ड्स योर वेकेशन डालना पड़े, बिकॉज वो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट गोल है, इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, एंड इट इज एब्सोल्युटली ओके। अगर आप घूमने पे खर्चा कर रहे हो, आई थिंक इट इज वर्थ इट। आप लाइफ टाइम मेमोरी बना रहे हो, पर प्रॉपर्टी प्लान कर लो, ताकि ऐसा नहीं हो कि आप चले तो गए घूमने, बाद में आपका जीवन 1 साल के लिए खराब हो गया। बस। तो प्लानिंग बहुत जरूरी है। कोई रेशियो मेंटेन करना चाहिए कि आपकी जो ईएमआईज आती हैं, जो ईएमआई तो लेनी नहीं है ना, प्लान अच्छा ट्रैवल नहीं है, लेनी नहीं, नहीं बट है। जो वो नया आईफोन आ रहा है, जो हमें पता है कि हर 4 में से 3 आईफोन तो ईएमआई यार मुझे लगता है ऐसी यूटिलिटीज के लिए लोन लेना नहीं चाहिए। ओके, अननेसेसरी अपने ऊपर लोन नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना 20,000 वाला फोन भी काम तो वही करके देगा। मतलब वो ठीक है, लोगो है, उसकी क्वालिटी बढ़ गई है, यूटिलिटी है, सब कुछ मान लिया, पर यू शुड बी एबल टू अफोर्ड इट। अगर आपको इसके लिए 1 लाख के लिए फोन के लिए ईएमआई लेना पड़ रहा है, आज के दिन हम देखते हैं कि 50-60% से ऊपर फोन ईएमआई पे जाते हैं। शायद बीच में डेटा 4 से 3, हाँ 4 में से 3। 75% का डेटा आ गया था कि ईएमआई पे जा रहे हैं। भाई मत करो ऐसा यार, ईएमआई लोन के लिए, मतलब फोन के लिए तो ईएमआई मत ही लो यार, और बहुत सारी चीजें। नो लोन फॉर फोन। हाँ हाँ हाँ, नो लोन फॉर फोन, नो लोन फॉर वेकेशन ऑल्सो यार। अब हम आते हैं एक लोन जो सबसे बड़ा लोन बनता है लोगों की लाइफ का, और वो होता है होम लोन। तो अगर आज एक व्यक्ति जॉब पे लगा है और जो स्टार्ट किया है कुछ, लेट्स से 1 लाख रुपीस पर मंथ तक उसने मेहनत करके पहुंच गया 2-3 साल में, तो क्या उसको घर लेना चाहिए? और घर लेने का कोई आपका कोई मापदंड है कि इतनी एज पे पूछ भी कौन रहा है यार? मेरे को इंटरनेट ने मेरे को बदनाम किया हुआ है कि मैं घर के अगेंस्ट था, बट ऐसा नहीं है। मेरे माइंड में कुछ थॉट्स है, बट मैं आपका जानना चाहूंगा कि जेनजी आज घर को लेके क्या सोचता है, बिकॉज उसके पेरेंट्स तो उसको फोर्स करते हैं, वो तो अभी भी मिलेनियल्स हैं, बेबी बूमर्स हैं, तो वो चाहते हैं कि भाई मेरे बेटे के पास, बेटी के पास घर हो। अब तो देखो वो नौकरी कर रहा है, अच्छा कमा रहा है, कमा रही है, सेटल हो जाना चाहिए। देखो मेरे को प्रॉपर्टी में बहुत अच्छे रिटर्न्स आए,
और बहुत पर अच्छा क्या मेरा प्रॉपर्टी experience को था। एज जब आप फर्स्ट घर लेते हो रिटर्न्स के एंगल से देखते नहीं, हैं फर्स्ट घर आपका लाइबिलिटी है, बट उसको आप एक्सेल पे कैलकुलेट नहीं करते हो, क्योंकि आप वहां पे रेंट की इंक्रीज लेना भूल जाते हो। कई बार एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन होता है कि यार ये मेरा घर है, मेरा एक पर्सनल पीस ऑफ माइंड होता है कि मेरा घर है, एक सोसाइटल बिलीफ है कि घर होना चाहिए, वो सब आप कभी डिस्काउंट ही नहीं करते हो। अगर आप एक्सेल पे काउंट करोगे ऑब्वियसली नहीं लेना चाहिए घर आपको, क्योंकि आप बोलोगे कि यार ये तो एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी मेरा ऐसा कुछ नहीं कि मेरे को इमीडिएटली रिटर्न दे रहा है और अप्रिसिएशन होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं, क्योंकि आज के दिन लोग घर कम फ्लैट ज्यादा ले रहे हैं। एक तो प्रॉपर्टी लेते हैं, तो प्रॉपर्टी तो खैर वो इन्वेस्टमेंट हो गया है, एक अच्छी जगह आपने लिया है, तो मैं बोलता हूँ कि यार पहला घर छोड़ दो, उसके अलावा बाकी सब आपके इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। बट लोग मेन फ्लैट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फ्लैट का इन्वेस्टमेंट तो नहीं करना चाहिए। लैंड का उसको कैसे देखें? मैं अभी इन्वेस्टमेंट पे नहीं हूँ, घर मैं पे ही हूँ हो। कि मैं पहला घर खरीद रहा हूँ। अब वो दो औसतन कैटेगरी देखो, में डिवाइड इसको ऐसे देखो, औसतन लोग आज कहाँ काम कर रहे हैं? बॉम्बे, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, कलकत्ता, मेट्रोज में काम कर रहे हैं। लैंड लेना बहुत मुश्किल है, खासकर जो बंदा 1 लाख 2 लाख कमा रहा है। तो अगर उसको घर लेना है, उसको अपना पहला घर लेना है, रहने के लिए लेना है, तो वो किस उसके क्या क्राइटेरियाज होंगे, सॉफ्ट और हार्ड? मतलब एक हो गया हार्ड, हो गया मनी एंगल से, एक हो गया सॉफ्ट की, मतलब और क्या चीज उसको कंसीडर करनी चाहिए घर लेने? सिर्फ एक क्वेश्चन, ठीक है, अगर आप 25 से 35 साल के बीच में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछो, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको घर की ईएमआई स्टार्ट करनी है या नहीं करनी। क्या आप अपनी जॉब में कोई रिस्क लेने वाले हो क्या इमीडिएटली? अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं तो जॉब छोड़ के खुद का बिजनेस स्टार्ट करूंगा, क्रिएटर बनूंगा, मेरे को कुछ और तोड़-फोड़ करनी है, कोई एआई का स्टार्टअप स्टार्ट करना है, तो फिर आप घर की एक फिक्स बर्डन अपने माथे पे मत डालो, क्योंकि वो फिक्स बर्डन आपको रिस्क लेने से रोकेगा। इसी के अगेंस्ट में अगर आपको लगता नहीं यार मेरे को जॉब में ही जाना है, मैं जॉब में एक्सेल करता रहूंगा और जॉब मेरी सेटल्ड है और मेरी ईएमआई जो बन रही है वो 30-35% मैक्सिमम ऑफ द मंथली सैलरी बढ़ रही है, जो इवेंचुअली जाके रिड्यूस ही होगी, बिकॉज मेरे को रेगुलरली सैलरी हाइक्स हो रहे हैं, मैं जंप्स भी मार रहा हूँ, स्विचेस भी मार रहा हूँ, तो आपको घर लेना चाहिए। घर आपको पीस ऑफ माइंड देता है, उस पीस ऑफ माइंड को आप एक्सेल में कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। और मेरी तो स्ट्रांग है कि आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए और घर भी लेना चाहिए। ठीक, तो अब हम आपके फ्रेमवर्क पे आते हैं। वापस मैं घर एज एन इन्वेस्टमेंट पे नहीं जा रहा, घर एज माई यूटिलिटी यूटिलिटी पे जा रहा हूँ। तो आपने इसको ब्रेकअप कर दिया। अगर आप इन फ्यूचर रिस्क लेने वाले हो जहां आपकी इनकम अनसर्टेन होगी, तो आप घर मत लीजिए। पर अगर आपको पता है कि मेरी इनकम सर्टेन है और मेरी ग्रोथ होती रहेगी और मैं इस पे और मैं जॉब जो कर रहा हूँ वही वो करता रहूंगा, देखो बहुत लोग संतोषी भी होते हैं। हाँ, नहीं रहते चाहिए। और अगर आप संतोषी हो, आपको पता है मेरे जॉब में खुश हूँ और जॉब में ही मेरे को चलना है, तो 100% आप लो ना घर। परफेक्ट। तो अब हम आते हैं वो संतोषी आदमी पे कि उसको पता है कि मेरे को जॉब में ही रहना है और आगे चलना है। अब उसको क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए घर लेने से पहले? अब वो घर लेने जा रहा है जी। देखो डॉक्यूमेंटेशन तो मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया था, इसमें 21 पॉइंटर्स की चेकलिस्ट डाली थी जो आपको घर फ्लैट स्पेसिफिकली लेते वक्त ध्यान रखना चाहिए। कुछ पॉइंटर्स हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले फाइनेंशियल रूल्स, 30% ऑफ द ईएमआई मंथली सैलरी का मैक्सिमम। तो आप कह रहे हैं अगर मैं 1 लाख कमा रहा हूं तो 30,000 से ज्यादा की 30-35 हजार से ऊपर की हमारी नहीं हो। टोटल ईएमआई जो आप पे कर रहे हो वो 50-60% ऑफ योर मंथली सैलरी के ऊपर नहीं होनी चाहिए। ओके। इसके अलावा और भी अगर आपकी कोई एजुकेशन लोन की ईएमआई है, कुछ भी ईएमआई है, तो टोटल 50-60% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। जो आप फ्लैट ले रहे हो महंगा लो, पर लोकेशन पे कॉम्प्रोमाइज मत करो। लैंड ले रहे हो तो महंगी लो, लोकेशन पे कॉम्प्रोमाइज मत करो। जैसे शेयर अच्छा क्वालिटी का बढ़ेगा, महंगा हमेशा महंगा होगा, सस्ता हमेशा सस्ता ही रहेगा। तो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, बिल्डर पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, बिल्डर की क्रेडिबिलिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। रेरा की वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो कि आपके क्या चल रहा है माइंडसेट, आपका प्रॉपर्टी क्या डिलीवर हो रही है नहीं हो रही है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। रेरा की वेबसाइट विल हेल्प यू। अगर कुछ ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स आपको देखने हैं तो आपके पास क्या ओसी है क्या, और आप क्या उसमें रहने के लिए एलिजिबल हो क्या, फायर डिपार्टमेंट का आपका सर्टिफिकेट है क्या। बहुत बेसिक सर्टिफिकेट्स आप जो भी बिल्डर से ले रहे हो, या फिर अगर नॉर्मल प्रॉपर्टी ले रहे हो तो आप तो जरूरत ही नहीं है, बट फ्लैट ले रहे हो तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। क्या प्रॉपर फायर स्टेयरकेस है क्या, फायर की क्या प्रॉपर सेफ्टी वहां पे ध्यान रखी जा रही है क्या। जो एग्जिस्टिंग वहां पे अगर कोई टेनेंट है, अगर कोई एग्जिस्टिंग बंदा रह रहा है, उनका कैसा एक्सपीरियंस है। आपने आज लिया बहुत अच्छा है, 3 साल बाद क्या वहां पे मेंटेनेंस मांग रहा है क्या वो फ्लैट, उसका थोड़ा सा यूजर एक्सपीरियंस, इसको हम बोलते हैं हिंदी में रेकी करना। रेकी करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आप जहां ले रहे हो कहीं वो फंस तो नहीं रहे हो। वहां पे अगर सपोज करते हैं आप किसी जगह पे एक लैंड लेना चाह रहे हो, फ्लैट ले रहे हो, वहां पे जो चाय वाला है उसका जाके 2-4 दिन दोस्ती करो, चाय पियो, पूछो भैया ये कैसी बिल्डिंग है, लोग खुश है क्या, लोग कैसे हैं यहाँ के, अच्छे लोग तो है ना। अगर आप सोसाइटी ले रहे हो तो ट्राई टू सराउंड योरसेल्फ विद सम स्मार्ट पीपल, आपकी सेम इंडस्ट्री से, आपसे बेटर लोग जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे आपका सर्कल अपग्रेड होगा। आपको एक बेटर, आपके बच्चों को एक बेटर यूटिलिटी मिलेगी, एक बेटर सर्कल मिलेगा, एक बेटर एनवायरनमेंट मिलेगा, एक बेटर अपने से इंटेलिजेंट आदमी से बात करने का मौका मिलेगा। तो वो देखने की कोशिश करो। तो ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको आप ध्यान रख सकते हो। सर्टिफिकेट्स वगैरह पक्का चेक कर लो, ओनरशिप की चेन ऑफ डॉक्यूमेंट चेक कर लो, आजकल तो ऑनलाइन भी चेक हो जाते हैं। तो चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स या फिर अपने रजिस्ट्रार ऑफिस पे जाके चेक करके फिर अपना फ्लैट डिसाइड करो। परफेक्ट। आपने पूरा एक बता दिया कि लीगल साइड से और ओवरऑल अपने आप को कैसे कवर करना चाहिए। अच्छा, होता क्या है अनंत कि जहाँ भी आप मेजर टाउन्स में होते हैं, वहाँ पे जो ऑफिस एरियाज होते हैं उसके आसपास रेजिडेंशियल बहुत महंगा हो चुका होता है। और अगर एक
नया व्यक्ति है जो घर लेना चाहता है तो उसको थोड़ा सा आउटर जाना पड़ता है। तो अब एक व्यक्ति को अगर इस तरीके से कंसिडरेशन लेना, उसका ऑफिस सेंटर में है, उसको ट्रैवल का टाइम लग रहा है, तो उस टाइम पे उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि कैसे वो अब सिलेक्ट करे वो घर की जहाँ ऑफिस भी उसके लिए ठीक हो, बच्चों के लिए स्कूल भी हो? यार आई थिंक अगर आपकी सेंट्रलाइज लोकेशन है और थोड़ा आप 2-4 साल रुक के पैसे इकट्ठे करके फिर वहां पे ले सकते हो तो वो बेटर है, क्योंकि सेंट्रलाइज लोकेशन इज अ प्राइम लोकेशन। प्राइम लोकेशन की प्राइस हमेशा हाई रहेगी। जो महंगी प्रॉपर्टी है ना, सपोज कोई एक, जैसे आपका फ्रंट लेन का रोड है, एक बिल्कुल फ्रंट रोड चल रही है, जो हमारे कोटा में फॉर एग्जांपल बात करें तो मेन रोड है, मेन रोड की जो फ्रंट साइड वाला है वो डबल चलता है पीछे वाली साइड से। वो डबल वाला भी 4 गुना हो चुका है पिछले 3 साल में, बट पीछे वाला वहां का वहीं पे बैठा है। तो हमेशा प्राइम प्रॉपर्टी, प्राइम लोकेशन, थोड़ा महंगा, थोड़ा देर बाद सब चलेगा, बट सबसे अच्छी प्रॉपर्टी जो आप उस समय देख सकते हो, क्वालिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, लाइफ हो, चाहे प्रॉपर्टी हो। ये आपने बहुत अच्छा बताया कि चाहे थोड़ा टाइम वेट कर लो, पर बाय द थिंग विच इज मोर, क्या कहते हैं कि जिसकी लोकेशन ऐसी हो जो प्राइम हो, ताकि वो आगे जाके और हमेशा प्राइम हो जाए। मतलब अगर आपके 2 ऑप्शन है, हमेशा प्राइम वन चूज करो। वो महंगा होगा, हमेशा देते वक्त दिक्कत होगी, और अगर दिक्कत हो रही तो थोड़ा सा रुक जाओ। वो कबीर का दो है ना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए जब फल होए। हो सकता है आपका भी ऋतु नहीं आई है, 2-4 साल बाद आ जाएगी, इट इज ओके, बट लुक आउट फॉर द बेस्ट प्रॉपर्टी इन द टाउन। दैट्स ब्यूटीफुल। आई थिंक आपने जो पूरा समराइज किया है ना इस होम बाइंग एक्सपीरियंस को या फ्रेमवर्क को, आई थिंक दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन। अब हम होम बाइंग से आते हैं हमारे इंडस्ट्री में, विच इज इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स। अब आज आपने तो बोल दिया कि भी शुरू में अपनी तनख्वाह पे फोकस करो, अपना बेस बढ़ाओ, 1 लाख 2 लाख 3 लाख तक इनकम लेके जाओ। बट नाउ लेट्स से मैंने स्टार्ट करना है इन्वेस्टमेंट, तो व्हाट शुड आई फर्स्ट डू? शुड आई इन्वेस्ट इन स्टॉक्स और शुड जेन ज़ी इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स? कैसे वो कैटेगराइज कैसे करें, सीखे कैसे ये सारी चीजें? यार स्टार्ट करना चाहिए म्यूचुअल फंड एसआईपी से। वो आपका इनिशियल स्टार्टिंग फेस होगा, धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस होगा। उसमें मैं कहता हूँ अगर आपको किसी की हेल्प नहीं चाहिए तो गो विथ ईटीएस, आप सीधा इंडेक्स फंड की एसआईपीस करो। अगर आपको हेल्प चाहिए किसी की तो आप कोई एक डाइवर्सिफाइड अच्छा इक्विटी म्यूचुअल फंड, फ्लेक्सी कैप फंड और अपने हिसाब से फंड चूज कर सकते हो। स्टार्ट विद म्यूचुअल फंड एसआईपीस। जब आपको म्यूचुअल फंड एसआईपी समझ आ जाए, स्टार्ट विद स्टॉक ट्रेडिंग। फॉर एग्जांपल आप स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट कर सकते हो, पोजीशन ट्रेडिंग से स्टार्ट कर सकते हो। वो समझ आता है, उसके बाद आप जाके आगे की चीज एक्सप्लोर कर सकते हो। मतलब मैं कहता हूँ फिर आपको जाके कहीं फ्यूचर ऑप्शंस के बारे में सोचना चाहिए अगर आपका इंटरेस्ट है तो, वरना आपका काम पहले 2 जगह से हो जाएगा। इन दोनों के साथ साथ आईपीओ इन्वेस्टिंग हमेशा होनी चाहिए आपके साथ। आईपीओ आपको हमेशा अच्छा देंगे, आपको अच्छे रिटर्न्स देंगे, पोर्टफोलियो बना के देंगे, रेगुलर इनकम देंगे, और आपको आईपीओ में जो लिस्टिंग हो रही है उस पर स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए। अगर मैंने आईपीओ लगाया, लिस्टिंग गेन मिल रहा है, लिया मैंने, बात खत्म हो गई। मतलब ये आपका आईपीओ का एक पोर्टफोलियो हो सकता है। रफली आप उसमें महीने का, अगर जब अच्छा सीजन चलता है, 1.5 से 2% भी आपको एडिशन मिल जाता है। आजकल तो एफडी के अगेंस्ट भी आप आईपीओ लगा सकते हो, कुछ बैंक अलाउ करते हैं, तो एफडी के अगेंस्ट आईपीओ लगाओ, उस पर एडिशन 1-1.5-2% महीने का बचेगा, बहुत होता है। अच्छे समय में 3-4% ही बचता है। अभी जैसे नहीं चल रहा आईपीओ तो कुछ भी नहीं बच रहा, और सिर्फ आपको एफडी का रिटर्न तो मिल ही रहा है। सो आईपीओ इन्वेस्टिंग करो, म्यूचुअल फंड एसआईपी करो, ये दोनों के बाद आप इक्विटी स्टॉक्स पे स्विंग ट्रेडिंग करो, फिर स्टॉक्स पे इंट्राडे ट्रेडिंग, और फिर आप एफएनओ पे जाके अपना हाथ आजमा सकते हो अगर इच्छा होती है तो। पेशेंस रखो। अब क्या होता है, एक तो सबसे पहले अपने आप से सच बोलना स्टार्ट करता हूँ। इनहेरेंटली हम लोग निहायती झूठ बोलने वाले आदमी, बट अगर हम बाहर वालों से झूठ बोलेंगे, उनको फरेब करेंगे, तो वो हमारा लाइफ खत्म करवा देगी। तो हम अपने आप से झूठ बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टाइम ज्यादा कीमती है या पैसा? टाइम ज्यादा कीमती है। अब फॉर एग्जाम्पल आप एक मूवी देखने गए, 4 घंटे की मूवी थी, और 4 घंटे की मूवी आपको बहुत बकवास लगी, 2000 रुपये आपने वहां पे उड़ा दिए। मूवी गए, स्नैक्स लिए, बच्चे के साथ थे, थोड़ा टाइम पास किया, 2000 रुपये की बत्ती बन गई, 4 घंटे भी लगे। 4 घंटे आपके बर्बाद हो चुके हैं, आप बोर होके वहां से आए हो। ये पहला एक्सपीरियंस। दूसरा एक्सपीरियंस है कि आप घर पे बैठे थे, संडे था, आपके सोचा कि चल बाजू में दोस्त है उससे घूम के आते हैं, घूमने गए, रास्ते में आपका वॉलेट कट गया। वॉलेट कटा, उसमें 2-2,500 रुपए 3,000 रुपए थे, वो गए। 10 साल बाद आपको वॉलेट कटा याद रहेगा या वो मूवी पे 4 घंटे वेस्ट करे हुए? वॉलेट कटा। अब अभी आपने कहा था ना कि मेरे लिए टाइम ज्यादा कीमती है, बट आपको याद क्या रहा? जब मेरा पैसा लॉस हुआ। पैसा लॉस हुआ, और वो भी इसीलिए। आप ऐसे झूठ नहीं बोल रहे हो मेरे को यहाँ पे कि यार आपके लिए टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉजिकली टाइम ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम एक बार गया हुआ वापस नहीं आ सकता है, पैसा वापस कमा सकते हैं। बट दिक्कत ये है कि हमें पैसों से प्यार है, और जहां प्यार आता है वहां पे लॉजिक काम नहीं करता। मतलब वो कहते हैं ना कि लाइफ में भी ये अप्लाई होता है कि जिसको हमने अपना फिल इन द ब्लैंक समझा था, उसके लिए हम एमसीक्यू थे। ये स्टॉक मार्केट में भी होता है।
ये लाइफ में भी होता है, ये मनी के लिए भी होता है। मतलब आप वो कहते हैं ना कि फ्यूचर एंड ऑप्शन, जिसको आपने फ्यूचर समझा था आप उसके लिए ऑप्शन थे। हाँ हाँ तो आपने समझा था कि यही पेनी स्टॉक आपका फ्यूचर है, उस पेनी स्टॉक के लिए आप जस्ट एक ऑप्शन और जिस ऑप्शन पे लगाया वो उसका फ्यूचर ही नहीं था। सॉफ्टवेयर लगाया, उसका फ्यूचर नहीं था, उसके लिए आप एमसीक्यू निकले। तो ये रियल लाइफ है जो आपके पैसों में, प्यार में, दोनों जगह अप्लाई होती है। पैसों से हमें प्यार है, इसलिए हम इस प्यार के चक्कर में मिस्टेक्स करते हैं, क्योंकि हम आपको सबको पता है क्या करना है फाइनेंसेस में, आपने इतनी बार बता दिया, सबको हमने बता दिया है, सबने सब कुछ बताया ज्ञान कि भैया एसआईपी करो तो 7 साल तक का पेशेंस रखो, एसआईपी नेगेटिव होगी टेंशन मत लो, एसआईपी लार्ज कैप से स्टार्ट करो, इंडेक्स फंड से स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे स्मॉल कैप फंड पे जाओ, उस पर धीरे धीरे निवेश करते रहो, स्टेप अप करो, अगर मार्केट टूट रहा है तो एसआईपी में लमसम, सबको पता है यार, ये वही पुराना ज्ञान है। पर हमें पैसों से प्यार है, जब हमें दिखता है कि वो जिस चीज से हमें प्यार है वो चीज टूट रही है, वो चीज बढ़ नहीं रही है, उसमें हमें रिटर्न नहीं मिल रहा है, इसकी जगह हम एफडी करते तो बेटर होते, तब हमें लगता है कि यार ये क्या लॉजिक वॉजिक सब भाड़ में जाए, हमारा इमोशन काम करता है। और जब हम दिल से काम करते हैं तो हम मिस्टेक करते हैं। बस यही दिल वाले प्यार को हमें रिड्यूस करना है, उसको प्रोफेशनल सिस्टम पे डाल के एक सेटअप में डालना है, तो हमारी मिस्टेक्स कम हो जाएगी। अभी आपने बोला स्टार्ट करो म्यूचुअल फंड से, और उसमें भी आप लार्ज कैप या फिर इंडेक्स ईटीएफ से करो, बट सेकंड चीज आपने बहुत इंटरेस्टिंग बोली, वो है कि आप स्विंग ट्रेडिंग करो। तो अगर किसी को आज स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो वो कैसे स्टार्ट करे? मतलब लेट्स से उसको L1 हो गया, उसने 1 साल से म्यूचुअल फंड कर रहा है, उससे थोड़ा बहुत, अब क्या होता है जब आपका पैसा लग जाता है तो आप न्यूज़ भी सुनते हो, बातों को समझते हो, ट्रंप क्या कर रहा है, मोदी जी क्या कर रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, यू स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स, राइट? अब आपने बोला कि चलो मैंने आनंद की सुनी तो मेरे को अब स्विंग ट्रेडिंग चालू करनी है, तो ये कैसे करें? ये क्या बीमारी है? यार इसके लिए आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। पहले आपको फंडामेंटल फिल्टर्स लगा के अपने स्टॉक्स का बास्केट निकालना पड़ेगा। 5000 स्टॉक्स में से 50 स्टॉक निकल जाएंगे, जैसे आप थोड़े से भी ढंग के फंडामेंटल फिल्टर्स लगाओगे कि भाई रिटर्न ऑन इक्विटी 18% चाहिए, सेल्स की ग्रोथ रेट 18% चाहिए, ईपीएस ग्रोथ रेट 18% चाहिए, इतने में बेसिक से आपने आपके अपने फिल्टर्स होंगे। मैंने मेरी बेसिक आपको राउंड फिगर में बताया, वहां पे आपको 50 60 70 स्टॉक्स की लिस्ट आएगी। फिर उसको आप टेक्निकल एनालिसिस लगाओगे कि कब ब्रेकआउट हो रहा है, कब सपोर्ट हो रहा है, क्या आपकी स्ट्रैटेजी, उस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे काम करोगे। ये स्विंग ट्रेडिंग हो गई। अब स्विंग ट्रेडिंग में इसलिए कहता हूँ कि मैं आपसे पूछता हूँ, कितने लोगों ने फ्यूचर्स में पैसा कमाया, कमेंट करो। कितने लोगों ने ऑप्शन से पैसा कमाया, कमेंट करो। और तीसरा, कितने लोगों ने स्टॉक्स में पैसा कमाया, कमेंट करो। मैक्सिमम लोग बोलने वाले हैं यहाँ पे कि भैया मैंने तो स्टॉक्स में पैसा कमाया है। अब अगर मैक्सिमम लोगों ने स्टॉक्स में पैसा कमाया है तो आप फ्यूचर ऑप्शंस की माताफोड़ी स्टार्टिंग में कर क्यों रहे हो? वो प्रोफेशनल्स के लिए, मैं नहीं कहता वहां पे पैसा नहीं कमता, पैसा कमता और इतना कमता है आपने देखा नहीं होगा, आपकी 7 पुश्तों ने नहीं देखा होगा, पर गमता भी इतना ही। फिर आपके साथ पुश्तें चली भी जाती हैं। चले भी आती है और आपको ही गाली देती है कि हमारे बाप दादाओं ने इन्वेस्ट कर दिया होता है एमआरएफ के शेयर में, तो आज हमारे पास 300 करोड़ होते, 500 करोड़ होते। काश सिल्वर ले लिया होता, गोल्ड ले लिया होता, वो गोल्ड आऊंगा, आईफोन उन पे भी आऊंगा। तो ये थोड़ा सा बेसिक सा ध्यान रखो और स्विंग ट्रेडिंग से आप स्टार्ट करो, कंपैरेटिवली एक्सपीरियंस बेटर रहेगा। अच्छा, तीसरी चीज जो अभी आपने बोला गोल्ड और सिल्वर। हाँ, तो अचानक से अभी रिसेंटली गोल्ड सिल्वर को बहुत तवज्जो मिला लोगों के पोर्टफोलियो में। हमारी मम्मी लेती थी तो कोई ध्यान नहीं देता था, हाँ। आज मम्मी का पोर्टफोलियो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो आज अब क्रैश भी कर गया, अचानक से प्राइसेस नीचे भी आ गए। तो ये जो एसेट क्लास है, अगर इसको किसी को प्ले करना है आज अपने, अगेन जेनजीज को, मिलेनियल्स को, किसी को भी करना है, तो वो क्या देखे, वो क्या ध्यान रखे? तो देखो, गोल्ड सिल्वर में अगर आप अपने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए 15% का निवेश कर रहे हो, बेहतर से बेहतरीन आप एसआईपी करिए, मस्त रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप सट्टा मार रहे हो तो भाई उसकी मेरी कोई गारंटी नहीं है। जैसा भी आपने बात करी कि भैया कुएं में भांग पड़ी है, ऐसे लोग पागल हो रखे थे सिल्वर के लिए कि भैया कुएं से पानी निकालो, भांग निकल रही है और सब इंजॉय कर रहे हो उस चीज को। भाई ऐसा कुछ नहीं होता। जब कोई एसेट क्लास एक्स्ट्रा रिटर्न दे देता है तो उसका मीन रिवर्जन का भी टाइम आता है, जैसे सिल्वर का है। एंड सिल्वर इज अ नॉटी एसेट क्लास जो आपको हमेशा बुल रन में कंपैरेटिवली ज्यादा परफॉर्म करेगा, तो उसके पीछे इतना भी भाव मुक्त होकर काम मत करो। एसेट एलोकेशन करो, मस्त रहो और आपका काम ज्यादा नहीं होगा। सट्टा मारा कि भैया हमें 100x लेवरेज मिल रहा है, 10x लेवरेज मिल रहा है, तो भाई आज नहीं तो कल बस्ट आउट हो गए सही। जितना जल्दी हो गए उतना आप कम लुटा के जाओगे। अगर आपने कमा लिया 2-4 बार तो फिर घर बार बिता के जाओगे, तो मत करो ऐसा। अच्छा, अब है ना, हम थोड़ा सा साइकोलॉजी पे आते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी, सबसे पहली चीज इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग साइकोलॉजी में मेन डिफरेंस आपके हिसाब से क्या है? मेन डिफरेंस है पेशेंस का। दोनों में पेशेंस की रिक्वायरमेंट है। ये डिफरेंस नहीं, सेम सिमिलरिटी है कि हमें पेशेंस मिलता नहीं है। पेशेंस हमें कहीं पे भी नहीं होता एक्चुअली। हम लोग अभी जैसे कुछ साल पहले मेरी वाइफ के साथ हम लोग स्विट्जरलैंड गए थे, और स्विट्जरलैंड में टेटलिस करके एक जगह है जहाँ जाते हैं, ऊपर जाते हैं, या तो आप सीढ़ी से जा सकते हैं, लिफ्ट से जा सकते हो। मेरी वाइफ ने कहा हम लिफ्ट से जाएंगे। मैंने कहा जो आदेश, मेरे पास ऑप्शन नहीं था। मतलब अभी हमने धुरंधर में देखा कि अक्षय खन्ना को थप्पड़ मार के चल गई, तो अपनी तो क्या ही ऐसी, भाई जो कहा आपने कहा। और वो तो रहमान बलोच था। रहमान बलोच था, उसकी नहीं चली तो अपनी तो नहीं चलनी।
तो अपन लग गए लाइन पे लगे तो लाइन लंबी थी, हम लाइन पे लगे, हम पीछे थे। जब भी आप इक्विटी में इन्वेस्ट करोगे आपको लगा यार सबने मेरे से पहले निवेश कर दिया, हम तो सबसे पीछे आए हैं, अब हमारा क्या होगा। हमें इम्पेशंस हुआ कि अरे यार कहाँ लग गए लाइन में, तो हम चलते सीढ़ी पे, हमारा काम हो जाता। थोड़ा देर रुके चलो ठीक है चल जाएगी, अब लाइन चल जाएगी। और जैसे ही हम थोड़ा सा आगे गए हमें लगा यार ये तो चल नहीं रही, हम तो सीढ़ी से जाएंगे। वाइफ ने कहा सीढ़ी से जाएंगे, मैंने कहा सीढ़ी से जाएंगे, चलो। हम निकलने लगे, जैसे ही हम निकलने लगे हमें पता चला हमारे पीछे भी लोग आ गए। हम गलत होना हमें चलेगा, बट हम ही गलत और बाकी सब सही हो ये नहीं चलेगा। हम जैसे ही लगा कि नहीं यार हमारे लिए इक्विटी ट्रेडिंग नहीं है या इक्विटी इन्वेस्टिंग नहीं है, हम निकलने वाले थे, हमें लगा कि अरे अपने पड़ोसी ने भी निवेश कर दिया, अब तो उसने निवेश कर दिया तो भाई कुछ इतने तो सोच के किया होगा। हाँ इतने सारे लोग बेवकूफ थोड़ी ना होंगे। तो अब हमसे निकला नहीं गया तो हमने कहा ले यार अब हमारे पीछे भी आ चुके हैं लाइन पे, तो चल अब खड़े रहते लाइन पे, चलने देते हैं। चलती लाइन, हमारा नंबर आया, फाइनली मार्केट के ऊपर जाने का समय आया, लिफ्ट की लाइट चलेगी। मतलब कोविड का क्रैश आ गया, कोई भी मार्केट का समझ क्रैश आ गया, ट्रम्प साहब आ गए, कोई भी कारण की वजह से आपका पेशेंस का टाइम पूरा हुआ, मार्केट के चलने का टाइम हुआ, लाइट चलेगी। अब हमें लग रहा कि साला अब भी तो नंबर आया था और अब करे क्या, ये पेशेंस हमारा नहीं सहा जा रहा कि यार इतना पेशेंस दिया, 4 साल का पेशेंस दे दिया, अब चलने का बारी थी, सब कुछ सही था, सिनेरियो सही था, जीएसटी अच्छा आ गया, बजट अच्छा आ गया, केंद्र में अच्छा हो रहा है, राष्ट्र पे अच्छा हो रहा है, हमारा ग्रोथ रेट अच्छी आ रही है, सब कुछ ठीक हो रहा है, ट्रम्प शांत हो गया, ट्रम्प भी मान गया, ट्रम्प रशिया छोड़ो, इंडिया छोड़ो, चाइना से भी दोस्ती करने को रेडी हो गया, भाई साहब सब कुछ सही है। अब कोई और कारण आ गया और रुक गया। पर साला मजे की बात यह है कि अगर अभी भी हम रुके रहे, जैसे ही लाइट आई सबसे पहला नंबर किसका लगा? हमारा ही लगेगा। तो बस अब लाइट आने तक का पेशेंस है। लाइट आने तक का आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा, और लाइट आने तक में अगर आप छोड़ के चले गए और आप छोड़ोगे, लाइट आएगी और आपको फिर लाइन में पीछे से लगना पड़ेगा, क्योंकि आप रिडीम कर जाओगे अपना पोर्टफोलियो। आपने थोड़ा नीचे है, आपने 3-4 साल इन्वेस्ट किया, आपका रिटर्न्स नहीं है, आपने रिडीम कर दिया, और रिडीम किया वैसे ही मार्केट बढ़ गया, और फिर आपको पीछे लाइन से लगना पड़ेगा, क्योंकि जो एक्चुअल रिटर्न्स आता है वो आता है स्टार्टिंग ऑफ द एनी बुल रन। सबसे ज्यादा रिटर्न आता है पहले 1-1.5 साल में, और एक बार वो मिस हुई साइकिल, आपने किसी भी लेवल पे उस बुल रन पे मिस किया, दूसरी बार लेने की आपकी हैसियत नहीं है, आपकी पेशेंस नहीं है, आपकी हिम्मत नहीं होगी। अगर किसी ने 12,500 निफ्टी पे, पूरी दुनिया ने एग्जिट मारा था कोविड के बाद कि 12,500 न्यू हाई, क्या ही होगा, डबल पे खड़े हम, और अब डर रहे कि भैया ये 23,000 नहीं चले जाए। कहाँ 12,500 पे आदमी पूरी शॉर्ट मार के और एग्जिट मार के बैठी थी, कहाँ आज 25,000 पे सोचती है कि ले यार 1000 पॉइंट टूट गया तो क्या होगा। सिनेरियो को डिफरेंस समझो। नहीं, अभी इसी को अगर मैं एक्स्ट्रापोलेट करूं तो अभी गोल्ड लोग 1,75,80,000 में लेने को तैयार थे, आज 1,52,53,000 है, तो कह रहे हैं कि यार लें कि नहीं ले। मतलब क्या हो गया ऐसा 10 दिन में कि आप 1,80,000 में तो ले रहे थे और 1,53 में नहीं ले रहे? सर वो क्या, लाइट रुक गई। अभी लाइट चलेगी, अब लाइट नहीं आ रही, अब बोल रहा लाइन में लगो। अरे भाई लाइट आ नहीं रही, तू बोल रहा लाइन पे लग, मैं कैसे लगूं भैया लाइन पे? लाइट आ रही हो, लाइट आगे चल रही हो, मार्केट आगे चल रहा हो, प्रॉफिट हो रहा हो, तो हम लगे लाइन पे। लाइट तो आनी बंद हो गई, लिफ्ट अभी ऊपर जा नहीं सकती, आप कह रहे हो लाइन पे लगो। अब इशू ये है कि कितनी देर वेट करें लाइट का। अब इसलिए एसआईपी करो। एसआईपी का मतलब क्या हुआ, सब सारे के सारे 10 लोग एक साथ लाइन में मत लगो, हाँ, एक आदमी को लगाओ, बाकी 9 जने एंजॉय करो कहीं पे, कोई बॉन्ड में डाल दो, कोई इक्विटी में डाल दो, मस्ती करो। फिर थोड़ी देर बाद 2 जने लाइन पे लग जाओ कि दूसरा पहला वाला बोर्ड नहीं हो जाए, फिर तीसरी लाइन पे लग जाओ, ऐसे कर करके एसआईपी करो। तो आपकी वो लाइन वाली लेट, ज्यादा आपका पैसा वेट नहीं करेगा, जब तक वो वेट कर रहा है पैसा कहीं और पे अर्न कर रहा है। सारे के सारा पैसा एक साथ मत लगाओ। तो आपने पहले तो सिमिलैरिटी बता दी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच में, विच इज क्या कहते हैं, पेशेंस। डिफरेंस इज माइंडसेट। अच्छा, दोनों में अलग माइंडसेट चाहिए। अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो 95% टाइम आप प्रॉफिट कमा के जाओगे, 5% टाइम आप कोई ब्लंडर कर रहे होंगे जिसमें आपको किसी की हैंड होल्डिंग की रिक्वायरमेंट है कि 2015 से 2020 तक निवेश किया, 2020 में 2013 के भाव में एग्जिट करके निकल गए, कोई ब्लंडर कर रहे थे आप। तो बहुत लोगों ने किया है, आधी दुनिया ने किया है, तो उस समय आपको थोड़ी सी हैंड होल्डिंग की रिक्वायरमेंट है। वरना आप इन्वेस्टिंग में अगर आपने बेसिक सॉर्ट कर रखे हैं, बहुत ज्यादा मेस नहीं कर रखा, यू आर बाउंड टू मेक मनी। अब ट्रेडिंग में क्या होता है, आपको इन्वेस्टिंग से ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, बट क्योंकि आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे इसलिए रिस्क भी ज्यादा है। क्योंकि रिस्क ज्यादा है, आप कई बार सट्टा मारने की तरफ जाते हो, आपको अपने कंट्रोल रखना पड़ता है इमोशंस पे। आपको इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा इमोशंस पे कंट्रोल नहीं करना। अगर आपको इन्वेस्टमेंट में इमोशंस को कंट्रोल करना है, आपको सिर्फ 2-3 मोबाइल ऐप अपने मोबाइल से हटानी है, आपके इमोशंस का कंट्रोल हो गया। ट्रेडिंग में इमोशंस पे कंट्रोल रखना, एवरी सेकंड, एवरी डे, एवरी मिनट आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। स्टॉप लॉस मतलब आपकी लक्ष्मण रेखा हो गई। अगर आप किसी गड्ढे में गिर चुके हो, उस गड्ढे को और मत खोदो। आपका एक स्टॉक टूट चुका है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, निकलो वहां से। रिवेंज ट्रेडिंग मत करो। हाँ, मतलब अगर आपके घर पे 2 बेटे हैं, एक लायक है एक नालायक है, आप किस बेटे को घर पे रखोगे, किसको बाहर निकालने की अगर नौबत आई तो किसको पहले निकालोगे? ले नालायक है तू बाहर निकल, लायक तो तू मेरे पास में बैठ, वो मेरा बच्चा। स्टॉक मार्केट में क्या करते हैं,
जो प्रॉफिट दे रहा है उसको कहते हैं ले तू बाहर जाए, तूने तो प्रॉफिट दे दिया, क्या बकवास आदमी है। जो लॉस दे रहा है उसको अपन डबल डाउन करते हैं। इसलिए जो पेनी स्टॉक्स है, जो पहले बड़े स्टॉक्स हुआ करते थे जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस, येस बैंक हो गया, वोडाफोन हो गया, सबसे ज्यादा रिटेल निवेशक कहाँ निवेशक है कि भैया 200 का था 20 में मिल रहा है, अब कहाँ ही जाएगा, अब तो 10 हो गया भाई साहब, अब कहाँ जाएगा, अब कहाँ जाएगा। अब जीरो जाएगा। नहीं वो जाएगा नहीं जाएगा वो पता आगे नहीं। की बात है, बट नेवर डबल डाउन ऑन योर लॉसेस। अगर आपको दिख गया है कि कोई मिस्टेक हो गई है तो मानो, एक्सेप्ट करो और आगे चलो। एक्सेप्टिंग मिस्टेक इज अ बिग नो फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। काफी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो आईएएस ऑफिसर होंगे, अब उनकी लाइफ में सही होना इज अ नॉर्मल वर्चू। हाँ मतलब आपको होना ही, आप डॉक्टर हो, सर्जन हो, आप गलत हो गए, आपने किसी की जान खराब कर दी, आपको तो आदत ही नहीं है गलत होने की। अब स्टॉक मार्केट में मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अपनी गलती मानो, डेली मानो और मान के चुपचाप लॉस लेके निकल जाओ। अरे आप बोलो कैसे, मैं कलेक्टर हूँ भाई, मैंने जो कह दिया वही सही है। तो जो हमारा प्रोफेशन होता है वो यहाँ पे बीच में आता है। हम पुलिस में होते हैं, हम गलती के स्कोप नहीं होता कि यार तू मुलजिम है या नहीं है, मेरे को सही बताना है पता करके, मेरे पास गलती का बहुत ज्यादा स्कोप है नहीं, वरना लाइफ एंड डेथ का मामले होते हैं यहाँ पे। तो क्योंकि ऐसे सिनेरियो हो जाते हैं और हमें गलती होने की आदत नहीं है, और यहाँ पे आपको गलती मान के लॉस लेके जाना पड़ेगा। और पैसों से हमें प्यार है, जिस चीज से प्यार होता है उसमें लॉस लेना पॉसिबल नहीं है, हमारी साइकोलॉजी नहीं आती, ये ट्रेडिंग की दिक्कत है। इन्वेस्टमेंट में कंपैरेटिव सिंबल है, आप वहाँ पे क्योंकि आपने एक पोर्टफोलियो लिया है और एक प्रोफेशनल को हायर किया है, एक म्यूचुअल फंड लिया है, एक ETF लिया है, एक प्रोफेशनल आपके लिए मेंटेन कर रहे हैं। ये जो मैनेजमेंट का काम है साइकोलॉजी की, भैया स्टॉप लॉस लगा ले, ये लगा ले, वो लगा ले, वो सब वो लगाएगा, उसके लिए अपन उसको फीस दे रहे हैं। अब वो फीस में आप आधा 1% ये मत देखो कि ये आधा % सस्ता है, नहीं 1% महंगा है। हम कैलकुलेट क्या करते हैं कि ये एक 15 साल तक 1% बचा लिया होता तो ऐसा होता। भाई 15 साल तक अगर 1% तुमने बचा लिया होता और बचाने के कोई ऐसे फंड में डाला जिसका रिटर्न ही 5% कम है, तो क्या करेगा 1% बचा के। प्लस आप रुक ही नहीं पाए, अगर आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट नहीं मिला, आपका साइकोलॉजी नहीं थी तो। हाँ मतलब आपको एक ये रिसर्च भी आई थी कि जो लोग बेसिकली एडवाइजर्स के थ्रू जाते हैं वो कंपैरेटिवली 2 गुना ज्यादा टिकते हैं एज कंपेयर टू जो लोग डायरेक्ट जाते हैं। मैं तो कहता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको समझ आती है, आपको या तो आप बहुत समझदार हो, आपने आप मेंटेन कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आप समझदार नहीं हो, आप ETF मेंटेन कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। फॉर अ नो नथिंग इन्वेस्टर, ETF आप खुद मेंटेन कर रहे हो, डायरेक्ट कर लो। अब आपको समझदार भी नहीं हो और ETF भी नहीं कर रहे हो, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो चाहिए और वो आधा % बचा रहे हो ना, तो वो आधा % बचाना आपको तो भारी पड़ेगा। देखो क्या डोंट सेव कॉस्ट एट एनी कॉस्ट। हाँ मतलब क्या अर्जुन सबसे अच्छा धनुर्धर था, बट उसको भी श्री कृष्णा की जरूरत थी। अगर श्री कृष्णा नहीं होते तो कभी वॉर पे जा ही नहीं पाता। हाँ, अगर और वो श्री कृष्ण ने ना बाण उठाया ना कुछ उठाया, पर साइकोलॉजी पे प्ले किया, तो उस समय आपको अपना श्री कृष्णा ढूंढना है। आपका श्री कृष्णा कोई भी हो सकता है, डजंट मैटर, बट उस पर ध्यान रखो, श्री कृष्णा के साथ रहो। और अगर श्री कृष्णा की जरूरत नहीं है, आपको लगता है हम ही श्री कृष्ण है, तो बहुत अच्छी बात है, तब आपको नहीं रिक्वायरमेंट है। अगर आप खुद ही श्री कृष्ण, आपको पता है कि मार्केट में कैसे हैंडल करना है, बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं पता और श्री कृष्णा भी नहीं चाहिए, तो आप चुपचाप ETF ले लो और बात खत्म करो। फिर आप ये सब मत सोचो कि मैं ये फंड चूज कर लेता हूँ, इसका ऐसा कर लेता हूँ, इसमें ऐसे मेंटेन कर लेता हूँ। फिर आप सिंपल रखो लाइफ को। अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा कुछ नहीं पता है, मैं कहता हूँ जैसे मेरे को बहुत ज्यादा नहीं पता है इंटरनेशनल मार्केट में, आई विल चूज एन ETF इन इंटरनेशनल मार्केट फॉर नो नथिंग इन्वेस्टर। श्योर। अच्छा अभी ना एक चीज जो और मैंने देखी है, हम बार बार कहते हैं जैसे इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफाई करो, तो लोग चलो कर भी लेते। जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हो तो एक व्यक्ति ने एक स्ट्रैटेजी चालू करी, 2 बार चल गई, तीसरी बार नहीं चली, फिर वो शिफ्ट कर जाता कि दूसरी स्ट्रैटेजी पे चलते हैं। पहली स्ट्रैटेजी निफ्टी पे थी, दूसरी स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी पे है, तीसरी कोई क्रिप्टो पे है, चौथी कोई स्टॉक पे है, पांचवी कोई क्रूड गोल्ड सिल्वर पे है। तो यहाँ पे ना डिस्ट्रैक्शन के बहुत माध्यम है। तो क्या एक व्यक्ति को अगर वो ट्रेडिंग में स्टार्ट करा उसने और वो लॉस कर रहा है, जो स्ट्रैटेजी उसने पकड़ी उसमें लॉस करे जा रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? 2 बार लॉस कर लिया, क्या उसको स्विच कर जाना चाहिए और टिके रहना चाहिए? देखो एक बार में एक स्ट्रैटेजी पे काम नहीं होता है, आप एक साथ 4-5 स्ट्रैटेजी को यूज कर रहे हो तो जब आप काम कर रहे हो, अब वो स्ट्रैटेजी कब खत्म होगी वो आपको खुद को ही पता चलेगा, क्योंकि हर स्ट्रैटेजी का एक एंडिंग पीरियड होता है जिस समय के बाद वो स्ट्रैटेजी काम करनी बंद कर जाती है। एंड ये हर स्ट्रैटेजी के साथ होता है। मैं भी जो 2018 में करता था वो आज नहीं कर रहा हूँ, या 2020 में करता था वो आज नहीं कर रहा हूँ। वो सब हमें इवॉल्व करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है, मार्केट्स के हिसाब से चेंज होती है सब कुछ। तो उसके लिए आपको वो चेंज भी करना पड़ेगा, अडेप्ट भी करना पड़ेगा और टाइम भी देना पड़ेगा। यहाँ पे भी पेशेंस जरूरी है। हो सकता है आपकी स्ट्रैटेजी का विन रेट 40% है या 30% ही है, बट आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:4 है, तो आपको 70% लॉस लेना पड़ेगा, 30% प्रॉफिट होगा। बट जब प्रॉफिट होगा 1:4 करोगे तो आप बहुत अच्छा कमा के निकलोगे। तो वो आपको अपना रेशियो डिफाइन करना पड़ेगा। कुछ एक्सेल्स होती है, कभी बोलेंगे तो अपन इसको एक्सेल पे एक वीडियो बनाएंगे, बट वो एक्सेल पे थोड़ा टाइम लगेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बना के देना पड़ेगा, तो अपन बनाएंगे। बट वो एक सेपरेट टॉपिक है कि कैसे आप एक्सेल में मेंटेन कर सकते हो कि मेरी स्ट्रैटेजी पे कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, कितना मेरे को प्रॉफिट लॉस रखना चाहिए, क्या मेरे को पोजीशन साइजिंग करना चाहिए, उसका एक एक्सेल बना के अपन देंगे। कभी इच्छा हुई, कभी इन्होंने कहा तो
वरना लिखो, बताओ भाई, एक्सेल लिख दो नीचे कमेंट सेक्शन में तो एक्सेल आ जाएगी। बस तो इस चीज पर ध्यान रखो और टाइम देना बट पड़ेगा, फिर से बात patience हो है। कि आपने जैसे बोला स्ट्रैटेजी चेंज कर दो, पर काफी लोग है ना अंडरलाइन भी चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी कर रहे हैं, अभी बैंक निफ्टी कर देते हैं, अभी इस पे कर देते हैं, अभी उस पे कर देते हैं। तो आपको यार लगता है कि एटलीस्ट मल्टी एसेट होना चाहिए? वन स्ट्रैटेजी 30 वीक्स 30 वीक्स विच इज 6 मंथ्स अराउंड, गिव और Roughly, 6 to 7 मंथ्स। उसके बाद आपको लग रहा है कि नहीं ये काम ही नहीं कर रही, तो ऑब्वियसली आपको अपडेट करना पड़ेगा, अंडरलाइन अपडेट करना पड़ सकता है। वो आपको देखो, वो आपको खुद को रियलाइज हो जाएगा कि गलती हो कहाँ रही है। तो फिर धीरे धीरे, इसलिए कह रहा हूँ कि किसी स्ट्रैटेजी को आप स्टार्ट कर रहे हो, 100 रुपए से करना चाहते हो, 10 रुपए से स्टार्ट करो, कोई बात नहीं, 10 रुपए पे ट्रेड करो, एक्चुअल मनी पे ट्रेड करो, डमी मनी पे हमेशा प्रॉफिट होगा, एक्चुअल मनी पे करो। बट वो धीरे धीरे इवॉल्व होती जाएगी, फिर धीरे धीरे कैपिटल जैसे जैसे स्ट्रैटेजी मैच्योर हो, आप अपना कैपिटल बढ़ाते चलो। और अगर आज मैं ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे कितने कैपिटल से करनी चाहिए, या कितने परसेंटेज ऑफ माय टोटल कैपिटल से करनी चाहिए? या कंप्लीट डिपेंड कि आपका पोर्टफोलियो कितना। अगर आपका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो तो आपके लिए 10% भी बहुत अच्छा अमाउंट है। अगर आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो तो आपको 2-3 लाख से भी स्टार्ट करनी पड़ सकती है, डिपेंड्स अपॉन योर पोर्टफोलियो। बट आई वुड कौन सा वो नंबर है, क्योंकि आजकल तो आप देखते हैं कि बच्चे 25,000 30,000 50,000 एटलीस्ट 3-4 लाख रुपए अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, एटलीस्ट 2-3 लाख रुपए तो बेयर मिनिमम स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ऑप्शंस के लिए 10 लाख रुपए मिनिमम। ऑप्शंस के लिए 10 लाख रुपए, पर ऑप्शंस तो 5,000 में 20,000 10,000 में मिल जाते हैं। नहीं, आई थिंक आपको प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है तो एटलीस्ट 10 लाख का पोर्टफोलियो होना चाहिए ऑप्शंस के लिए, वरना फिर आप ऑप्शंस में अननेसेसरी क्यों जाना चाहते हो? वो नहीं, वो 4 का ऑप्शन 40 का हो जाता है ना। यार देखो, सट्टा ही मारना है तो आप मार लो, या फिर तो प्ले मनी है, फिर तो आप कसिनो जा रहे हो। मैं कहता हूँ कसिनो में आप जाते हो, रूले खेलते हो, रूले में आपकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1:36। नहीं 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 नहीं, रूले में 1:36 होती है, पर मैं कह रहा हूँ आप रूले पे जाके सिर्फ आप खेलोगे रेड एंड ब्लैक, तो 1:2 हो गई। 1:2 हो गई, 1:2 से थोड़ा सा कम हो गई, मतलब 50% से थोड़ी सी 48% हो गई, बिकॉज ग्रीन का भी एक नंबर होता है हाँ पे। हाँ हाँ, तो 48% के आसपास की आपकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी है कसिनो में। 48% Very high, प्रोबेबिलिटी very कि high. डबल हो जाएगा आपका पैसा, या डबल और नथिंग। 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे 48% की विनिंग प्रोबेबिलिटी है। अब मैं कहता हूं, जब आप काम कर रहे हो स्टॉक मार्केट में, पेनी स्टॉक्स पकड़ रहे हो या ऑप्शंस पे काम कर रहे हो, आपकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या आप खुद जानते हो? बहुत कम है। 10%, 15%, 5%, 1%, क्योंकि आप ऑप्शन बाय कर रहे हो, कम कैपिटल है तो ऑप्शन बाय में ऑलरेडी टाइम आपके अगेंस्ट में है, आप आउट ऑफ द मनी बाय जाके बाय कर रहे हो क्योंकि सस्ता चाहिए, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। जब प्रोबेबिलिटी बहुत कम है और आपको सट्टा ही मारना है और जल्दी रिटर्न चाहिए, कसीनो जाओ। ये तो अलग ही बता दिया आपने। मैं नहीं कह रहा कि सट्टा मारो, ताकि मजा तो आए। मैं नहीं कह रहा कि सट्टा मारो, मैं ये कह रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में सट्टा मत मारो। अगर सट्टा मारने का पर्पस है तो जहां सट्टा मारना लीगल है, जहां आपका फंड मनी है, जहां आपको किक मिल रही है, आप कह रहे हो कि मैं ऑप्शन के लिए 1 दिन रुकूंगा, भैया वहां पे 1 सेकंड में पता चलेगा डबल हुआ नहीं हुआ। रेड आया तो डबल, ब्लैक आया तो खत्म। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो आप स्टॉक मार्केट में सट्टा क्यों मार रहे हो? इट्स अ सीरियस बिजनेस, कीप इट लाइक अ सीरियस बिजनेस। अगर आप इसको सट्टा मारोगे, इसको गैम्बलिंग के लिए यूज करोगे, इट विल बी ब्रूथल। तो अभी देखो, आपने बता दिया कि 2 लाख रुपए तो मिनिमम चाहिए कि अगर आपको स्टॉक स्विंग ट्रेड ट्रेड करना करना हो, है, हाँ। और 10 लाख रुपए चाहिए अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना है। पर अगर आप मैं- कमाने के मन से आए हो, हाँ, गंवाने के तो मैं आप कितने मैं भी कर लो। सिंसियर हूँ, मेरे पास कैपिटल अभी 50,000 है, मुझे क्या करना चाहिए, या मैं वेट करूं पहले बिल्ड कर? वेट करो, म्यूचुअल फंड्स को यूज करो। अभी म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड मार्केट, ईटीएफ्स, यहाँ से स्टार्ट करो। बहुत जल्दीबाजी मत करो कि मैं स्टॉक्स में करूँ, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा चीज है नहीं टू लूज, और लूज हुआ तो आपके लिए वो बहुत मैटर करेगा पैसा। स्टॉक्स में अभी आप एक्सपर्ट नहीं हो, अभी आप सीख रहे हो, तो यू कांट। देखो, अगर आप उस पैसे पे डिपेंडेंट हो तो स्टॉक मार्केट आपको पैसा नहीं देगा। स्टॉक मार्केट पैसा उसको देगा जिसको उस पैसे की जरूरत नहीं है। आप हमेशा देखते हो कि अमीर आदमी स्टॉक मार्केट में कमाता है, उसूल है स्टॉक मार्केट का। आप ऐसा पैसा डालो जिसकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, आप पैसा कमा के जाओगे। और वैसा पैसा डालो जिसपे आप डिपेंडेंट हो कि आपको घर चलेगा, आपके घर में राशन आएगा, आपका रेगुलर सैलरी निकलेगी, आपकी ईएमआईज निकलेगी, आप मर जाओगे भाई स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट नहीं कमाने देगा। सो बेसिकली वेट टिल यू मेक एटलीस्ट 2 लाख रुपीज टू एंटर स्टॉक्स, हाँ हाँ, और 10 लाख रुपए एटलीस्ट 1.5 लाख तक तो रुक ही जाओ यार, मतलब 1.5-2 लाख तक रुक जाओ, यू विल बी बेटर ऑफ। तब तक ईटीएफ, म्यूचुअल फंड्स करो, पोर्टफोलियो आप डायरेक्टली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड से थ्रू बनाओ, चाहे आपको गोल्ड में बनाना हो, सिल्वर में बनाना हो, इक्विटीज में बनाना हो, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 150, निफ्टी 500, सब कुछ अवेलेबल है आज तो। अच्छा अनंत, आपने ना एक करियर भी बनाया फाइनेंस में। एक है आपने इन्वेस्टमेंट्स करी, वो तो चलो आई थिंक पूरे इंडिया में सब लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, कोई एफडी कर लेता है, गोल्ड सिल्वर सब, मतलब एवरीबॉडी इज डूइंग समथिंग, बट यू हैव आल्सो बिल्ड अ वेरी गुड करियर इन फाइनेंस। तो अगर आज आपको देखने वाला व्यक्ति फाइनेंस में करियर बनाना चाहता है, चाहे वो जॉब हो, क्रिएशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, जो भी करना है, तो आपके हिसाब से क्या सबसे रिवॉर्डिंग है और क्या चैलेंजेस आएंगे उसमें, वो कैसे अपना पहला स्टेप ले?
आपका करियर बनाने का पर्पस क्या है? अगर ये कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको एक्साइट करती है तो फाइनेंशियल करियर इज़ वेरी गुड। चाहे आप जॉब करो, रिसर्च एनालिस्ट में जाना हो, आप डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज स्टार्ट करो, आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्टार्ट करो, आप इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनो, आप एडवाइज़र बनो, आप आरआईए बनो, आप सेबी रजिस्टर्ड ऑथराइज्ड एपी बनो, आप एजुकेटर बनो, कोर्सेज चलाओ, सब कुछ चलेगा। आप यूट्यूबर बनो, सब कुछ चलेगा। पर आपका पर्पस क्या है? इफ मनी इज़ द ओनली गोल व्हिच इज़ एक्साइटिंग यू फॉर डूइंग समथिंग, इट विल नॉट सस्टेन फॉर लॉन्ग। मनी अगर बाय प्रोडक्ट है, आपका ये पैशन है, आपको पसंद है और आप उस वो आपको एक्साइट करता है और विदाउट मनी भी आप उसको 1 साल तक कंप्लीट कर सकते हो, तब आप आओ। कंटेंट क्रिएशन में पहले 1 साल पैसा नहीं है, एजुकेशन में पहले 1 साल पैसा नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन में पहले 5 साल पैसा नहीं है, हर जगह पैसा नहीं है स्टार्टिंग में। वो स्टार्टिंग की जर्नी को कंप्लीट करने के लिए आपको पैशनेट होना, वही वो लाइन में लगना ही पड़ेगा। हाँ, लाइन में लगना पड़ेगा यहाँ पे भी। तो डिपेंड करता है कि आप रिसर्च एनालिस्ट की क्या सैलरी होती है, सब कुछ भी नहीं होती स्टार्टिंग में। जब वो एक बड़ा फंड मैनेजर बनता है तब उसका रुतबा होता है कि भाई बताएगा तो स्टॉक हिल जाता है ऊपर नीचे, पर तब तक कोई नहीं पूछता उसको। रिसर्च एनालिस्ट, एक फंड मैनेजर के पास 10-10 रिसर्च एनालिस्ट पड़े रहते हैं, उनको बोल देते जाइए आज स्टॉक देख के आ, जाए तू ये इंडस्ट्री स्टडी करके आ, इसकी रिपोर्ट्स मंगा। वो बहुत बोरिंग काम होता है स्टार्टिंग में, बट वंस यू आर मैच्योर्ड, you start loving the process, you become the fund manager, you get control, you get power, you have thousands of crores of rupees to handle. That is massive. ये distribution सब अलग रह जाता है। अनंत, ये जो करियर्स बनाने हैं तो इसमें कौन सा एग्जाम देना पड़ता है और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं उसके बाद, अगर हम वो समझ सके ताकि ऑडियंस जो है वो डिसाइड कर सके कि उसको किस करियर में जाना है। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन की सर्विसेज के लिए आपको एनआईसीएम का 5A और सीएफपी काम आता है। अच्छा, इसमें क्या डिस्ट्रीब्यूट कर सकेंगे? म्यूचुअल फंड्स, फिर इसके अलावा अगर आप चाहोगे तो इवेंचुअली आप पीएमएस डिस्ट्रीब्यूशन, एआईएफ डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब के भी लाइसेंस ले सकते हो। इंश्योरेंस एडवाइजर का लाइसेंस ले सकते हो, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन आप कर सकते हो। तो जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है उनको हाँ, वो आपका अच्छी अर्निंग है इसमें? स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट है 5-6 साल, बट यू हैव टू बिल्ड योर ट्रस्ट, आपकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, आपका मेहनत होनी चाहिए 5-7 साल, उसके बाद आपको अच्छा मिलता है पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो जब अच्छा बनेगा तो आपको यहाँ पे आएगा। सब जगह सेम चीज है। अब रिसर्च एनालिस्ट बनना है तो उसके लिए आपको एमबीए फाइनेंस हो तो बहुत अच्छा है, सीएफए हो तो कटिंग एज मिलती है, सीए हो तो एक कटिंग एज मिलती है, आईआईटी हो तो एक कटिंग एज मिलती है। ये सारे प्रोफेशन आप रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हो। अगेन स्टार्टिंग स्लो है बट इवेंचुअली काफी और अच्छा इसमें कौन सा एनआईएसएम का एग्जाम देना पड़ता है? इसमें तो आप रिसर्च एनालिस्ट बन रहे हो, इसके लिए एज सच आपको कोई लाइसेंस नहीं देना। ये मैं फंड मैनेजर का रिसर्च एनालिस्ट की बात कर रहा हूँ। ओके। वरना आरए का एक अलग लाइसेंस होता है, आरए का एक अलग एग्जाम्पल होता है, आई थिंक 10A, वो एक अलग चीज है। मैं आरए वाली बात नहीं करना, मैं इक्विटी फंड मैनेजर की बात कर रहा हूँ। जो अगर आपका अल्टीमेट गोल है इक्विटी फंड मैनेजर बनना, उसके लिए अभी रिसर्च एनालिस्ट आप बनना चाह रहे हो तो वहां पे ये सब क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे आपकी जॉब लग जाती है। नेक्स्ट, अगर आपको क्लाइंट्स को 1-to-1 एडवाइस देनी है तो उसके लिए आप आरआईए लेते हो। आरआईए के आपको 2 एग्जाम पास करने पड़ते हैं। अगर आपको अपनी रिसर्च रिपोर्ट भेजनी है कि आपको न्यूज़ चैनल्स पे आना है, वहाँ पे जाके आप अपने स्टॉक्स की बात कर रहे हो, सिर्फ रिसर्च रिपोर्ट भेज रहे हो कि स्टॉक अच्छा क्यों है, सेल करना है तो बाय करना है तो क्यों, ये सारे चीज़ कहना चाहते हो, तो उसके लिए आपको आरए का लाइसेंस देना होता है, वो रिसर्च एनालिस्ट का हो जाता है। इसके बाद अगर आप जॉब करना चाहते हो कि यार मैं तो आरएम बनना चाहता हूँ किसी म्यूचुअल फंड में, किसी इंश्योरेंस कंपनी में, तो वहाँ पे प्रोबेबली आपके लिए सीएफपी काफ़ी हेल्पफुल होता है। सीएफपी लोगों को प्रेफर किया जाता है। फिर मैनेजर रोल में आप सबसे पहले अपने लोकेलिटी का आरएम बनते हो, फिर आप अपने स्टेट के बनते हो, फिर आप एक लोकल जोन के बनते हो, फिर आप नेशनल हेड्स बनते हो और फिर फाइनली आप एक अच्छी पोजीशन पे डिस्ट्रीब्यूशन के हेड्स के तरफ चल जाते हो। इसमें पावर बहुत है। मतलब अगर आप आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड के या एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के या कोटक म्यूचुअल फंड के नेशनल हेड हो, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन के, आप जिस शहर में जाओगे वहां पे आदमी आपके लिए खड़े रहेंगे। जिस जगह खड़े हो जाओगे 10,000 आदमी आपके नीचे है हमेशा, जो आपकी सुन रहे हैं, आप उनके लिए राजा हो। तो वो पावर का टेस्ट इज क्रेजी। मतलब एंड जॉब इनकम तो आई एम वेरी श्योर आपको पता हो, क्योंकि पब्लिक डोमेन में अभी ये डिस्क्लोज है बिकॉज हमारे पास लिस्टेड कंपनीज है। सो इट रन्स इन करोज एंड इट्स अ ब्यूटीफुल जॉब टू हैव, बट इट्स अ जॉब, इट्स अगेन इनिशियली लो स्टार्ट होता है और फिर धीरे कहीं पे भी जाओगे सर, वो स्टार्टिंग तो स्लो ही होगी, तभी मजा आएगा, तभी वो लॉन्ग सस्टेनिंग होगा। अगर स्टार्टिंग में रिटर्न आ रहा होगा तो सब लोग वही कूद जाएंगे, सब लोग वही कूदेंगे, तो वहाँ पे जो रिटर्न इनिशियली मिल रहा है वो खत्म हो जाएगा और फिर वो वापस स्लो ग्रोथ पे चल जाएगा। सेम साइकिल। और ट्रेनिंग के लिए कुछ स्पेशल नहीं, बिकॉज अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी। वो स्किल का है, आपको खुद पे काम करना पड़ेगा। डजंट मैटर कि आपके पास कोई कोर्स है, एग्जाम है, आप 10th पास हो, 9th पास हो या फेल ही हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको सिर्फ जिगरा होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, माइंडसेट होना चाहिए और काम करना आना चाहिए स्ट्रैटेजी के ऊपर। अनंत, आप अगर अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस में जाएं तो व्हाट वाज दैट वर्स्ट पेन व्हिच यू गॉट इन योर फाइनेंशियल जर्नी, खासकर इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग जर्नी में? यार मेरी तो जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते थे वहाँ पे ज़रूर एक एक्सपीरियंस हुआ था कि
मतलब आई यूज्ड टू थिंक कि मुंबई से था तो सबको पता होगा बेसिक फाइनेंस, सबको आता है फाइनेंस वाइनेंस क्या होता है, किसको कौन बेवकूफ़ियाँ करता है, ऐसा मैं समझा करता था। हमारे कोटा में एक कंपनी थी आईएल करके, वो बंद हो गई थी और फिर सब लोगों को पिछले 20-20 साल से पैसा नहीं मिल रहा था। एक साथ सारा पैसा सरकार की तरफ से मिला। एक बड़ा गवर्नमेंट 1-1 करोड़ रुपए मिल गए 500 लोगों को, आप ये मानो। ओह! अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे एक आदमी थे जो मेरे पास आए थे, एकदम पुरानी सी शर्ट, एकदम आधी अंदर, नीचे बेल बॉटम की पैंट जो थोड़ी-सी फटी-वटी सी, एकदम पुराना सा, जिस क्योंकि उनका वैसी लाइफ़स्टाइल थी, पर एक साथ 1 करोड़ रुपए आ चुके थे बैंक अकाउंट पे, 80-90 लाख टाइप्स। तो वो आए और बोलते कि यार मेरी वाइफ़ अभी हॉस्पिटल में है भाई, और मेरे को सिर्फ़ ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, इसमें से निकाल दो। अब उनका लॉक इन इन्वेस्टमेंट करा रखा था सारा का सारा पैसा, पॉलिसी में। तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ओह माय गॉड यार, ये क्या है यार? वो पहला मेरे लिए रियलिटी चेक था कि यार ये क्या करते हैं लोग यार? कि मतलब 20 साल बाद आपको पैसा मिला और सारा का सारा लॉक हो गया अगले 5 साल के लिए। भाई ये क्या किया? क्यों किया? अभी वो कह रहे हैं कि भाई मेरे पास पैसा है, मेरे को ये पैसा रिडीम करा के दो, मेरी वाइफ़ का इलाज करना है, और वो नहीं कर सकते। हाउ स्टूपिड! तब हमने फाइनेंशियल लिटरेसी सेशन 2016 में, इस इंसिडेंट्स के बाद हमने स्टार्ट किए थे। फ्री सेशंस थे, हम लोग फ्री में सबको फाइनेंस की बात करते थे, ज्ञान देते थे। राजस्थान गवर्नमेंट से एफिलिएट किया, राजस्थान गवर्नमेंट ने हमें 2 बार अवार्ड दिया इसके लिए, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे पे, एंड इट वाज़ अ गुड मोमेंट जो हमने राजस्थान में चलाया। फिर इवेंचुअली हम लोग सोशल मीडिया पे आए कि अब और ऑडियंस को पहुँचना है, हम लोग 1 लाख लोगों तक पहुँच चुके थे, हम और कैसे पहुँचे? तो उसके लिए सोशल मीडिया स्टार्ट हुआ था। तो दिस वाज़ वन इंसिडेंस व्हिच शुक मी कि यार भाई पैसा मिला है, 20 साल बाद मिला है, साला फिर भी हम यूज़ नहीं कर पा रहे, ये क्या है यार? एक आदमी की खुद के पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से उस आदमी की पैसे होते हुए भी अपनी वाइफ के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। इससे सैड इससे सिचुएशन सैड सिचुएशन क्या हो सकती है, और क्योंकि उसको मिससेल कर दिया गया था। अच्छा अनंत, अभी गवर्नमेंट ने काफ़ी चेंजेस किए हैं रिसेंटली, इन्वेस्टमेंट्स को लेके थोड़ा टाइटनेस लाए हैं, स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत फोकस हो रहा है। तो ऐसे क्या इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के जो आप अप्रिशिएट कर रहे हो, और ऐसे क्या इनिशिएटिव्स हैं जो आप अभी भी चाहते हो कि गवर्नमेंट करे, ताकि और जो छोटा निवेशक है वो, उसको ये मिससेलिंग ना हो और आगे वो अपनी लाइफ में जो है पैसों को लेके एटलीस्ट बहक ना जाए? देखो, सबसे पहले गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स अब बहुत अच्छी है। सुकन्या समृद्धि स्कीम अच्छी है, कुछ पोस्ट ऑफिस की जगह पे जो आ रहे हैं बॉन्ड्स आ रहे हैं, वो कुछ अच्छे आ रहे हैं। अभी आपने भी मेरे को बताया, ये मुझे भी नहीं पता था, आज अपना डिस्कशन हुआ तो आपने बताया कि सूटेबिलिटी टेस्ट बैंक को करना ज़रूरी है और मिस सेलिंग पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जा रहे हैं, जो ब्रिलियंट है। क्योंकि सबसे ज़्यादा मिस सेलिंग प्रेशर में की जाती है, और प्रेशर कहाँ से आता है? बैंक के टॉप मैनेजमेंट से कि भाई बेचो, 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 मेरे को रेवेन्यू चाहिए, पर पर्सन का रेवेन्यू टारगेट हिट करना है। तो अगर वहाँ पे सूटेबिलिटी हो रही है तो इट्स ब्रिलियंट। आईसीटी बढ़ा, सट्टे को रोकने की बहुत अच्छी बात है, ब्रिलियंट कि आप एसटीटी बढ़ा रहे हो, सट्टा को रोकना चाह रहे हो, बहुत अच्छी बात है। हम नहीं चाह रहे कि लोग बहुत ज़्यादा गैम्बल करें, हम चाह रहे हैं कि आप प्रॉपर्ली पोर्टफोलियो बनाओ, इन्वेस्टमेंट करो, उसके लिए बेटर है। बट एट द सेम टाइम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेशन अभी भी है, तो वहाँ पे हमें रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। ये बात मैं पिछले 2 साल से आई थिंक रेज़ कर रहा हूँ। अब फाइनली राघव चड्ढा सर ने भी रेज़ करी ये बात कि 2004-5 में आया था कि एसटीटी पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, बिकॉज़ हमारे लिए उस समय कैपिटल गेन टैक्सेशन हटा था। तो इन लिeu ऑफ कैपिटल गेन टैक्सेशन एसटीटी आया था, अभी दोनों है। तो एसटीटी रहना, बढ़ना बहुत अच्छी बात है, बट कैपिटल गेन टैक्सेशन में अगर रिलैक्सेशन मिलेगा, तो इंडियन इन्वेस्टर, आम आदमी जो निवेश कर रहा है, वो और बढ़ाएगा, और जोश से बढ़ाएगा, तो शायद हमारे लिए बेटर हो सकता है। तो उधर आई थिंक ये हो भी जाएगा। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग कि ये बहुत जल्दी हो भी जाएगा, बिकॉज़ इट्स अ स्टेप जो सरकार को भी पता है करना है, बट वो सही टाइम का वेट कर रही है। प्रोबेबली उनको भी ये रियलाइज़ हो गया कि जब से गेन पे टैक्सेशन आया है, गेन ही नहीं हुए, तो उल्टा उनको लॉस ही हो रहा है। सो इफ हटने से गेन होते हैं, आम आदमी बढ़ता है, तो इट इज़ अ गुड थिंग। तो आई थिंक इवेंचुअली ये हट भी जाएगा। ओवरऑल आई थिंक इंडिया काफ़ी मैच्योर्ड हो चुका है, कंप्लायंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, कंप्लायंस पे ध्यान दिया जा रहा है, जो फ्रॉड कर रहे हैं उनको पकड़ा जा रहा है, उनको जेल हो रही है, उनसे पैसे रिकवर करे जा रहे हैं। सो वी आर इन द राइट डायरेक्शन। आर वी इन द परफेक्ट वर्ल्ड? आई वुड से नो। परफेक्ट वर्ल्ड नहीं होता है, वी आर स्टिल इन अ ग्रोइंग सिचुएशन, हम लोग धीरे-धीरे इंप्रूव कर रहे हैं। बट आर वी इन अ डेवलपिंग सिचुएशन? आई वुड से एब्सोल्युटली येस, व्हिच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो मतलब ट्रैजेक्टरी चल रही है और अच्छी चल रही है। हाँ, बिल्कुल ज़ोरदार। इंडिया इज़ हियर टू स्टे नेक्स्ट डिकेड। मेरे को लगता भी है कि इंडिया अब यहाँ से आउट परफॉर्म करना चाहिए और करेगा, और यूएस अंडर परफॉर्म करना चाहिए, और वो मेरे को लगता है करेगा। बिकॉज़ क्या होता है, जब आम आदमी कहाँ भाग रहा है सबसे ज़्यादा, आप बताओ? सबसे पहले जब गोल्ड बढ़ गया, गोल्ड पे भागा, गोल्ड का, फिर सिल्वर बढ़ा, सिल्वर पे भागा, इंडियन इक्विटी बढ़ा, इंडियन इक्विटी पे भागा। अभी वो कहाँ भाग रहा है? यूएस मार्केट, यूएस। सबको लग रहा है अरे इंटरनेशनल मार्केट बताओ भैया, गिफ्ट फंड पे गिफ्ट फंड, हर म्यूचुअल फंड ला रहा है। हर कोई आदमी बोल रहा है यूएस, यूएस। अभी फराग फारिक के भी 2 फीडर फंड्स आ रहे हैं, S&P 500, Nasdaq। सबके आ रहे हैं, हर आदमी ने जाके हमारा गिफ्ट सिटी में अब कौन भागेगा इसके पीछे? अब जब वो एक भागता है, तब अब उसके बाद क्या होता है? तो I वही think- सबसे इजी तरीका वही है कि क्या कहते हैं, इफ यू वांट टू मेक मनी, क्या कहते हैं, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। तो अभी ग्रीड जो है वो यूएस की तरफ ज्यादा चल रहा है।
तो इसलिए आपको लगता है कि यूएस जो है धीरे धीरे 100 अपने अंडर परफॉर्मेंस जोन में आएगा? मतलब यूएस अंडर परफॉर्म करे नहीं करे इज अ डिफरेंट थिंग, इंडिया विल आउट परफॉर्म। For अगर एक और करेक्शन आ जाता है उसके बाद इंडिया विल बी द प्लेस आई हम्म। थिंक। अनंत, आपके घर में सारे फाइनेंस वाले हैं, हाँ आप हो, आपके फादर साहब हैं, आपके ग्रैंडफादर साहब हैं, सारे फाइनेंस है, पंकज सर से मैं भी मिला हूँ। तो आपके और जब घर में कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना होता है तो फाइनली चलती किसकी, आपकी चलती है, सर की चलती है, या आपके बड़े सर की चलती है? देखो सबका अपना अपना एक फ्रीडम है, उसके अलावा फाइनल डिसीजन हमेशा दादाजी जो कहते हैं वो हम आदेश ही मानते हैं, या पापा जी का एरिया है तो वो कर लेते हैं। तो अभी मतलब आपकी नहीं सुनी जाती इस टाइम पे? नहीं मतलब मेरे पास एक फ्रीडम है मेरा जो मैं ठीक। कर सकता हूँ हमेशा, वो मेरे पास एक फ्रीडम है। बट कोई मेजर डिसीजन है और उनको लगता है कि कुछ बेटर होना चाहिए तो आई थिंक गाइडेंस जरूरी है। अभी क्या होता है घर में जो बड़े होते हैं ना, जब वो होते हैं तब लगता है कि यार ये टोक रहे, जब नहीं होते तब लगता है कि साला कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई एडवाइस देने वाला नहीं है। तो You should appreciate when they are. हाँ मतलब मैं आई लव देम एंड आई एम ओके टू आस्क देम अबाउट फाइनेंशियल डिसीजंस और माय इंपॉर्टेंट लाइफ डिसीजन। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है मेरे बड़ों से पूछने में, अगर और वो भी समझते हैं कि यार अब एक एज हो चुकी है तो अगर ये सम्मान दे रहा है तो उसको रिवर्ट बैक करके हमें ज्यादा नहीं उसमें ऊपर नीचे करना है, तो वो भी इस चीज को समझते तो ठीक है। बट डिसीजन फाइनल तो दादाजी कहते जो फाइनल है। या फिर पापा कहते हैं फाइनल? हाँ नहीं मेनली दादाजी का दादा। तो आदेश ही होता है साहब। उनका वचन शासन है। हाँ अरे साहब। अच्छा, अनंत, आपने इतनी फेम गैदर करी पिछले 7-8 साल में, लव गैदर किया, फेम से ज्यादा मैं कहता हूँ, फेम तो डेफिनेटली उसका आउटकम था, बट एक बहुत प्यार करते हैं लोग आपको। मैं आपके साथ जब जहाँ भी जाता हूँ, सीन सो मेनी पीपल टॉकिंग सो वेल अबाउट यू एंड टू यू। तो आपके जो पुराने दोस्त हैं वो क्या फील करते हैं? या वो लेफ्ट आउट फील करते अरे हैं नहीं दोस्त या तो दोस्त है यार, जो दोस्त है वो साथ में और जो दोस्त है वो हट गए। ऐसा कोई एपिसोड आपके लाइफ में जो हुआ कि जब आपको लगा कि यार ये चीज करने के लिए जो है मैं अब देखो मैं ये काम करूंगा, मतलब समवेयर वेयर यू फेल्ट हर्ट और आपने उसके चलते कोई एक नया बिजनेस लाइन ही क्रिएट कर दिया हो? सर हर्ट में नहीं, मेरे हमेशा ये रहता है कि इनोवेट करना चाहिए, तो हर 1-1.5 साल 2 साल में मैं कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ, आज भी करता हूँ, इनोवेट करता हूँ। मैंने इंस्टाग्राम 2023-24 में स्टार्ट किया था, यूट्यूब रैंडमली 19-20 में स्टार्ट किया था। बिजनेस के साथ साथ कई बार एजुकेशन वाली लाइन बहुत अलग तरीके से स्टार्ट करी थी, बहुत एडिशंस करे थे हम लोग। ट्रेडिशनल ब्रोकर के साथ काम करते थे, विद डिस्काउंट ब्रोकर पे जाना एक मेजर डिसीजन था, वो लिया था। तो कुछ ना कुछ उत्तर पटांग चलता रहता है, कुछ सही होते हैं कुछ गलत होते हैं, तो आई कीप इनोवेटिंग। फाइनेंशियली मेरे फादर इन लॉ ने मुझे बहुत इंस्पायर किया था, क्योंकि वो एक ऐसा नंबर अचीव कर रहे थे जो मेरे लिए एक ड्रीम था। तो मेरे को लगा यार अपने आजू बाजू वाला कोई कर रहा है तो इट्स वेरी गुड, और वो अपने उसे बता भी रहा है कि देखो भैया ऐसा कमाते हैं, ऐसा होता है, ऐसा मैनेजमेंट होता है, सिस्टम्स होता है। सो वो मैंने इंस्पायर किया। इज नो मोर, उनको 3 साल पहले ही लेफ्ट अस, बट उन्होंने फाइनेंशियली मेरे को गाइड तो क्या मोटिवेट बहुत अच्छा किया, बिकॉज उनके पास वो था, वो कुछ कर रहे थे जो मैं नहीं कर रहा था। मेरे को भी ये चाहिए होता है ना, आपको लगता है कि मेरे को आई एम वेरी कॉम्पिटिटिव इन दैट नेचर, तो मेरे को लगता है अगर कोई और कर सकता है तो आप मेरे को बता दो इस पहाड़ पे चढ़ सकते हैं और कोई एक आदमी चढ़ सकता है, मैं चढ़ जाऊंगा। अगर मेरे को नहीं पता कि अगर कोई पहाड़ है उसमें मतलब पता नहीं कोई नहीं चढ़ा अभी पता नहीं, तो मैं थोड़ा सा रहता हूँ कि यार ठीक है यार अपनी पहले नहीं होने। बट अगर आपने बोल दिया इस पहाड़ पे है और पहाड़ पे कोई चढ़ चुका है, अपन चढ़ जाएंगे फिर वहां पे, तो वो दिखना चाहिए, तो वो मोटिवेट करते हैं वो चीज। अच्छा, हु आर योर फेवरेट इन्वेस्टर्स, इंटरनेशनल इंडियन कोई भी हो तो किससे आप सबसे विस्मया ज्यादा? केडिया सर मुझे बहुत पसंद है। उनके जो स्माइल अप्रोच है, हाँ स्माइल अप्रोच नहीं, मेरे को आदमी बहुत पसंद है सर। स्माइल मतलब वो जो उनका एक हाँ। फ्रेमवर्क है, जैसे वो स्मॉल स्मॉल कैप में करता है, वेरी स्वीट गाय, बहुत पसंद है मुझे वो। मुझे नरेन की स्टाइल पसंद है। नरेन मैं यूजुअली उनको बता रहा हूँ जिनसे मैं बात कर सकता हूँ, जो मेरे फ्रेंड सर्कल में है या मेरे गाइड है उस हिसाब से। आशीष उमेर सर मुझे बहुत पसंद है, बिकॉज ही हैज़ बीन माई इनिशियल गाइड। पापा से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, उनकी काफ़ी स्मार्ट तरीका है काम करने का। रामदेव अग्रवाल सर बहुत लेजेंड। अच्छा बात करते हैं, और मैंने मेरी इंटर्नशिप का कुछ समय वहाँ पे बिताया है, तो मैंने उनको स्टार्टिंग से देखा है। सो वो मुझे बहुत पसंद है। और भी कई सारे लोग हैं जिनसे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। अनिल सिंघवी सर अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो मीडिया में आके भी काफ़ी कंट्रोल बात करते हैं। अनुज सिंघल सर बहुत अच्छा बात करते हैं। मीडिया में भी इनसे सीखने को मिलता है कि किस तरीके से इतने मासेस को वो गाइड भी करते हैं, बात भी करते हैं, फिर भी उनको हेट भी मिलता ही ऑब्वियसली, स्टिल दे आर वेरी मैच्योर्ड और बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करते हैं। सो ऑब्वियसली सीखने के लिए बहुत कुछ है यहाँ से। एंड विच हैव बीन योर फेवरेट बुक्स व्हिच यू हैव रेड, जिसने आपको शेप अप किया एज योर फ्रॉम योर फाइनेंस स्टैंड पॉइंट? साइकोलॉजी ऑफ मनी इज इंटरेस्टिंग। मैं बेसिक्स बुक्स बता रहा हूँ, एडवांस जी। बुक्स अपन अगले में बताएंगे। जैसे हाउ आई मेड 1 मिलियन फ्रॉम ट्रेडिंग, कोई कुछ इंटरेस्टिंग बुक्स है। रिच डैड पुअर डैड बहुत अच्छी बुक है, हमारी खुद की बुक है।
दिस इंडियन स्टॉक मार्केट सिंप्लीफाइड, वो बुक मैंने रफी 200-250 बुक पढ़ने के बाद बनाई है, तो काफ़ी कुछ उसमें ज्ञान आपको कंपाइल्ड मिलेगा और इंडियन वर्जन के हिसाब से जो मैंने अपने हिसाब से मॉडिफाई करा है वो पर्सनलाइज दिया है, बहुत टू द पॉइंट बुक लिखी है, वो टचवुड बहुत अच्छी नेशनल बेस्टसेलर रेगुलरली चल रही है। सो ये कुछ इंटरेस्टिंग बुक्स है यार। परफेक्ट। आप कब ला रहे हो अपनी बुक? वेरी सून लाने वाला था, बट अभी थोड़ा सा डिले चल रहा है। नहीं, बुक लाओ यार भैया, मेरे को लगता है ये एक ऐसा एसेट है जो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है और आपको भी पता चलता है कि आपने अपनी नॉलेज कहीं रखी है। तो ये हमारी बुक है, satisfaction। वी हैव मतलब हमने नाम भी बताया, इट्स कॉल्ड 40 एंड फ्री। तो बेसिकली वी स्पीक अबाउट हाउ टू गेट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बाय 40, क्या उसके रोड मैप होता है, कैसे उसको डिफाइन किया जाता है। तो ये बुक का नाम रखा था हमने 40 एंड फ्री, बट हाँ, क्योंकि फाइनेंशियल प्लान पे बुक्स बहुत कम है अच्छी। तो हम कोशिश कर रहे हैं उसको प्रोबेबली विदिन दिस ईयर आई शुड बी एबल टू रिलीज दैट। थैंक यू सो मच अनंत, आई थिंक आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करी एंड इतना टाइम दिया। आप आज टायर्ड थे, आप बहुत भैया मैं बाहर से आपको बताता हूँ, ही इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पर्सन आई हैव इन दिस इंडस्ट्री। भैया एकदम भैया ही हमारे, एकदम साथ रखते छोटे भाई के जैसे, कहीं भी जाओ कहीं भी दिक्कत हो भैया अपने एक हनुमान जी बन के खड़े रहते हैं, कभी भी बात करो। बिजी बहुत है आजकल, बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं, पर कभी भी दिक्कत में हो आप इनको बता दो, आपका चुटकी में सॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब बड़े भैया है हमारे। थैंक यू भैया, मींस अ लॉट टू मी। थैंक यू। एंड अभी मेरे को होस्ट भी यही कर रहे हैं, मैं इनके घर पे रुका हूँ। फनी फैक्ट है, और अभी चाय बनाई है और चाय बना के इन्होंने खुद ने पिलाई है, ब्रिलियंट चाय भी बनाते हैं। थैंक यू सो मच अनंत। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो गाइस, अगर आप यहां तक आ चुके हैं, यानी आपने एपिसोड को कंप्लीटली देखा है, आपकी क्या टॉप 5 लर्निंग्स रही हैं अनंत के इस एपिसोड से, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को एटलीस्ट अपने 8 से 10 जेनजी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और मिलेनियल्स के साथ भी कर दीजिएगा, ताकि उनको भी पता चले कि पैसे को लेकर डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं और कौन सी गलतियों को अवॉइड करना चाहिए। और किस गेस्ट को देखना चाहते हैं मेरे पॉडकास्ट में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना। अनंत के सारे सोशल हैंडल्स जो हैं वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, और उनकी जो किताब है उसका भी मैंने Amazon लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके वहां पे उसको परचेज कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त किताब है जो इंडियन मार्केट्स के बारे में बात करती है। दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस पॉडकास्ट। जय हिंद, जय भारत।